ओके, चलो जी। आज मैं आप लोग का बाकी सारा रिवीजन कंप्लीट ही कर देता हूँ। सो मेरा नाम राकेश रंजन है। आई एम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। आप लोग को मैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का रिवीजन वीडियो बना के दे रहा था, और हमने ऑलमोस्ट सारे वीडियो दे दिए। वन डे रिवीजन भी हमने चलाया था, एक ही वीडियोस में सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इंटरनल ऑडिट का टॉपिक, साथ ही साथ मैनेजमेंट ऑडिट का टॉपिक। उसके अलावा भी मैंने कई और भी छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियो अपलोड करा था, जिसमें बेसिक ऑफ कॉस्ट ऑडिट का चैप्टर था, पहला चैप्टर, सेकंड चैप्टर। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का भी मैंने कई सारे वीडियो अपलोड किए हैं। कई सारे मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1, 2, 3, 4, ये सारे अपलोड हमने करके रखा है जी। आप लोग मेरे चैनल पे जाओगे तो आपको दिख जाएगा। सो अगर मैं बात करूँ तो माइलस्टोन हमने आपको आपको दे रखा है, बस आपको जाके बस पढ़ना है और सारी चीज़ों को देखनी है। सो उसी सिलसिला को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं आज एक नया वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और आज का जो वीडियो होगा वो लास्ट होगा, कॉस्ट मैनेजमेंट ऑडिट के ऊपर लास्ट होगा। मतलब इसके आगे मैं फिर इस पेपर का वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि आज ही मैं सारा का सारा टॉपिक कवर कर दूंगा। आपके सारे चीज़ खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत है नहीं। अगर मैं बोलूँ कि आप स्टडी मटेरियल को हटा दो तो भी आप, मैं मेरा ये बोलना गलत नहीं होगा, आप हटा सकते हो। बस आपको करना ही होगा कि मेरे जितने भी नोट्स हैं वो सारे नोट्स पढ़ो। सारे प्रैक्टिकल भी मैंने एक जगह लिख के रख दिए हैं। बहुत सारी मेहनत लगी उस चीज़ को बनाने में। तो आप सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके जाओ। जितने भी मैंने नोट्स दिए हैं वो सारे नोट्स को गो थ्रू कर लो। और जब भी कहीं पे भी कंफ्यूजन होगा, मेरे उस नोट्स के साथ मेरे वीडियो को देख लेना। कहीं भी जाने की ज़रूरत है नहीं। इसके लिए कहीं जा करके फीस दे करके पढ़ाई कर रहे हो, यू आर वेस्टिंग योर मनी एंड यू आर वेस्टिंग योर टाइम। इसके अलावा कहीं गूगल पे जा करके नोट्स सर्च कर रहे हो, कहीं और भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। सो आई डोंट थिंक कि वो सब चीज़ें की ज़रूरत है। आप बस एक जगह दिमाग लगा करके बस इसी चीज़ को पढ़ाई करो, अगर ये करना चाहते हो तो फिर। बिकॉज देखो, ये पेपर बहुत आसान है, 80+ मार्क्स आने के चांसेस हैं अगर आप ढंग से करके जाओगे तो। चलो, मैं फिर आज बात करता हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 तक हमने वीडियो दे रखा है। सो ये है 1 एंड गुड, ये 4 यहाँ पे आ करके खत्म हो जाता है। सो 1, 2, 3, 4 का मैं लिंक आपको दे दूंगा, इससे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जरूर से देखना, जरूर से देखना। थोड़ा टाइम मैंने वहाँ पे दिया था, क्योंकि एक स्टैंडर्ड में शुरू में बना रहा था, तो नोट्स में धीरे धीरे बना रहा था, तो नोट्स का स्पीड भी उसी हिसाब से था। जब जब मेरे नोट्स कंप्लीट होते थे तब तब मैं वीडियो बना देता था। सो आज मेरा नोट्स ये कंप्लीट हो गया है। सो ये कम्प्लीटली कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नोट्स है, ये भी मैं दे दूंगा। और वो चारों भी स्टैंडर्ड आप जा करके अलग से देख लेना, मैं उस चीज़ को यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा। सो बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 5 के ऊपर। बेसिकली देखो, ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है क्या, जो आप पहली बार अगर मेरे वीडियो देख रहे हो, तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है कि द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया हैज इशूड 24 स्टैंडर्ड, 24 स्टैंडर्ड इशू कर रखे हैं हमारे इंस्टीट्यूट ने। उस स्टैंडर्ड के हिसाब से कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड होना चाहिए। मतलब अगर कहीं भी कॉस्ट अकाउंटिंग में अगर आप मटेरियल का कॉस्ट रिकॉर्ड कर रहे हो, कहीं एम्प्लॉय कॉस्ट का कॉस्ट रिकॉर्ड कर रहे हो, किसी भी तरह का ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट रिकॉर्ड कर रहे हो, ओवरहेड का कॉस्ट रिकॉर्ड कर रहे हो, तो इन सब चीज़ के ऊपर स्टैंडर्ड बनाया गया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया है। जैसे हम लोग नॉर्मल फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हुआ करते थे, वैसे ही कॉस्टिंग का रिकॉर्ड भी मेंटेन करने के लिए भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, जिसको हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं। बेसिकली इसमें क्या क्या चीज़ होते हैं, इसमें बेसिकली 4 चीज़ होते हैं। फर्स्ट, एप्लीकेबिलिटी, स्कोप, डेफिनेशन। क्या क्या मैंने बोला? एप्लीकेबिलिटी, कहाँ कहाँ लागू होगा, और उसी के साथ स्कोप भी देख सकते हो। दूसरा, डेफिनेशन एंड प्रिंसिपल, ठीक है। और तीसरा आपका मेजरमेंट हो सकता है या प्रिंसिपल, और चौथा आपका डिस्क्लोजर हो सकता है। 4 चीज, बेसिकली 4 चीज होते हैं हर एक स्टैंडर्ड में। 4 चीज आप देखोगे कि ये स्टैंडर्ड बोलता है क्या है, स्टैंडर्ड लगता है कहाँ पे, ये स्टैंडर्ड के पीछे क्या प्रिंसिपल है, और ये स्टैंडर्ड के बिहाफ में क्या डिस्क्लोजर डालना पड़ता है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड में। मतलब जब आप कॉस्ट स्टेटमेंट बनाओगे तो आपको नीचे डिस्क्लोज करना पड़ता है कि एज पर द कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 5 ये डिस्क्लोज करना है। तो बेसिकली 4 चीज पढ़नी है, और उसी चीज को हमने नोट्स भी कवर किया है। चलो, तो अब बात करते हैं आगे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। ये 5 किसका कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है? ये बात करता है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, कि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कैसे डिटरमाइन किए जाएंगे।
तो स्टैंडर्ड में लिखा गया है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज इक्वलाइज कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मतलब यहाँ से तो आधा समझ गया इंसान कि यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगा वो कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, एवरेज कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डिटरमाइन किया जाएगा। तो पहला चीज आता है इक्वलाइज, एंड इक्वलाइज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का मतलब क्या होता है? इक्वलाइज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मींस एवरेज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्लूडिंग ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, स्पेसिफाइड पीरियड। ओके, अब कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या चीजें हैं? तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में इट इंक्लूड्स, अब देखो डेफिनेशन कैसे स्टार्ट होता है, आई डोंट थिंक कि आप लोग फाइनल में आ गए कैसे डेफिनेशन को इंटरप्रेट करते हो। देखो किसी भी चीज का डेफिनेशन स्टार्ट होता है तो कहीं कहीं लिखा होगा आपको मिलेगा इट मींस या इट स्टेट्स, मतलब इस डेफिनेशन में ये चीज बोला गया है, ये चीज है, ठीक है जी। अब कहीं के डेफिनेशन में होता है इट इंक्लूड्स, इट इंक्लूड्स का मतलब क्या होता है कि जनरल मीनिंग में जो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है वो तो होगा ही होगा, उसके साथ ही साथ इट इंक्लूड्स, उसके साथ ही साथ ये सारे इंक्लूड होंगे। अब ये हो गया एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, ठीक है। तो बोलते हैं इट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ फ्रेट, कार्टेज कॉस्ट, ट्रांजिट इंश्योरेंस, cost of operating fleet and any other incidental charges related to the transportation। तो ये सारे कॉस्ट मिला करके बनता है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इसमें क्या क्या एक्सक्लूड होता है? तो एक्सक्लूड होता है डिटेंशन एंड डेमरेज चार्जेस। ये क्या होता है डिटेंशन एंड डेमरेज चार्जेस? तो जो बच्चे जीएसटी पढ़ रहे होंगे या जो कस्टम इनडायरेक्ट टैक्स में कस्टम पढ़ रहे होंगे उनको समझ में आएगा डिटेंशन एंड डेमरेज चार्जेस। जब भी कोई सामान मेरे इंपोर्ट होता है और पोर्ट पे मैं टाइमली नहीं ला पाता हूँ उस गुड्स को, तो वहाँ पे क्या है, कस्टम डिपार्टमेंट एक तरह का एक्स्ट्रा चार्ज लेता है प्रोडक्ट को वहाँ पे संभाल के रखने के लिए। तो वो आपका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है नहीं, अगर आप टाइम पे लेके चले थे तो वो कॉस्ट लगता नहीं, ठीक है जी। तो ये जस्ट लाइक पेनाल्टी टाइप कॉस्ट है, तो इसीलिए ये कॉस्ट इंक्लूड नहीं होगा कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में। और क्या क्या है? ओके, ये था नॉर्मल, ये पहला डेफिनेशन था कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। इसी स्टैंडर्ड में आप देखोगे डिपोर्ट का यूज होगा। डिपोर्ट मींस क्या होगा, डिपोर्ट का मतलब क्या होता है? यहाँ भी डेफिनेशन में लिखा हुआ है इट इंक्लूड्स वेयर हाउस भी डिपो होगा, गोडाउन को भी हम डिपो बोलेंगे, जहाँ पे हम स्टोरेज यार्ड्स होता है वो भी डिपो होगा, स्टॉक यार्ड्स ये भी डिपो होगा। और भी कई कॉस्ट और भी डेफिनेशन दे रखा है इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन, मतलब सामान लाने में जो कॉस्ट मेरी इनकर्ड होती है इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन। आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन जब मेरे सामान गुड्स को सेल करते हैं या एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना होता है, स्टॉक ट्रांसफर जब करते हैं, तो जब मेरे गोडाउन से निकल के किसी दूसरे गोडाउन पे जाता है तो जो आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन होगा उसको ट्रांसपोर्टेशन, फ्रेट, कार्टेज, ट्रांजिट, इंश्योरेंस कॉस्ट, ये सारी चीजें दी हुई। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ट्रीटमेंट ऑफ कॉस्ट। अब इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? तो इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ध्यान से देखना क्या हमने लिखा है, इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सेल फ्रॉम द पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल which are to be identified for proper allocation apportionment to the material and product means इनवर्ड मतलब इनवर्ड तो ऑब्वियसली जब हम परचेज कर रहे होंगे तो उस कॉस्ट को पे कर रहे होंगे, इनकर कर रहे होंगे, तो उसी रिलेटेड में बात करता है कि इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होगा वो जो होगा वो पार्ट होगा किस कॉस्ट का, प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल कॉस्ट का। और मटेरियल को, वो जो कॉस्ट को हम कैसे वो जो मटेरियल को हम आइडेंटिफाई करेंगे, हाँ भाई कि किस प्रोडक्ट के ऊपर कितना हमने कॉस्ट इनकर करा है ट्रांसपोर्टेशन का, उसी हिसाब से मैं प्रॉपरली एलोकेट कर दूंगा उस मटेरियल और उस प्रोडक्ट के ऊपर, सिंपली। ओके, आउटवर्ड कॉस्ट क्या होता है? आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सेल फ्रॉम पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये सेल्स का पार्ट है, सेल्स ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट है, जिसे मैं एलोकेट करूंगा सेम वे में गुड्स ऑफ सुटेबल, जो भी सुटेबल बेसिस होगा मटेरियल का आउटवर्ड होने के हिसाब से, जैसे सेल्स के रेशियो में भी हम कर सकते हैं, ठीक है जी। तो जो भी आपका सुटेबल बेसिस होगा उस बेसिस पे आप उस कॉस्ट को एलोकेट कर देंगे। अब आता है आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट from factory to a depot or any location of sales shall be included in the cost of sales of available for sale। मतलब क्या बोला, सिंपल। अब देखो एक फैक्ट्री से निकल के दूसरे फैक्ट्री पे जाकर के वो गुड्स मेरा ट्रांसफर हो रहा है, मैंने बोला था ना स्टॉक ट्रांसफर। तो एक फैक्ट्री से निकल के दूसरे फैक्ट्री पे जब जाता है तो जो कॉस्ट होगा वो कॉस्ट कहाँ पे इंक्लूड होगा? तो जिस भी गोडाउन से जहां से भी वो गुड्स अवेलेबल होगा सेल के लिए, तो उसके कॉस्ट में जा करके इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। ओके, और नेक्स्ट
क्या बोलते हैं, द फॉलोइंग बेसिस में बी यूज्ड इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी फॉर apportionment of outward transportation cost depending upon the nature of product unit of measurement। अब देखो ये सारे बेसिस दिए गए हैं वेट के हिसाब से, मतलब जो भी आपका सुटेबल होता है आप इसी प्रायोरिटी में आप क्या करोगे, कॉस्ट को एलोकेट करोगे वेट के हिसाब से, वॉल्यूम ऑफ गुड्स के हिसाब से, टन के हिसाब से, फिर यूनिट के हिसाब से, इक्विवेलेंट यूनिट गुड्स के वैल्यू के हिसाब से, परसेंटेज ऑफ यूसेज ऑफ स्पेस के हिसाब से भी आप कॉस्ट को एलोकेट कर सकते हैं। सो ये बहुत ज़्यादा टफ कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है नहीं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6 के ऊपर, जो बात करती है मटेरियल कॉस्ट के ऊपर। ये बोलता है कि सबसे पहले चीज इसमें देखना पड़ेगा मटेरियल क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द मटेरियल। तो हम लोग इंटरमीडिएट में भी पढ़े थे मटेरियल मीन्स, मटेरियल इंक्लूड रॉ मटेरियल, जो मटेरियल प्रोसेस हो रखी है, जो मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग में जा रखी है, ठीक है। तो इन सब, अब यहाँ पे देखो डेफिनेशन में स्टैंडर्ड में क्या डेफिनेशन दे रखा है, इट इंक्लूड द रॉ मटेरियल, इट इंक्लूड रॉ मटेरियल, प्रोसेस्ड मटेरियल या उनकी फिनिश गुड्स, एडिशन मतलब जो एडिशन में जा रखा है, ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड, ब्राउट आउट कंपोनेंट, सब असेंबलीज, एक्सेसरीज, सेमी फिनिश्ड गुड्स, कंज्यूमेबल स्टोर, स्पेयर्स, सॉरी स्पेयर्स, एनी अदर इनडायरेक्ट मटेरियल, ये सारे चीज क्या होते हैं, मटेरियल में ही, मटेरियल का ही पार्ट होते हैं, सारे चीज को मटेरियल ही बोलते हैं। अब ये स्टैंडर्ड डील, दिस स्टैंडर्ड डज नॉट डील विद द पैकिंग मटेरियल। क्यों? क्योंकि पैकिंग मटेरियल का एक अलग स्टैंडर्ड, पैकिंग मटेरियल का अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए एक अलग ही स्टैंडर्ड है, जो कि अलग हम बात करेंगे उसके बारे में। अच्छा, ये स्टैंडर्ड डील करेगा, ये स्टैंडर्ड डील करेगा विद द प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, ये स्टैंडर्ड डील करेगा मेजरमेंट एंड असाइनमेंट, और ये स्टैंडर्ड डील करेगा प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। यही हम बात कर रहे थे कि हर एक स्टैंडर्ड में आपको यही सारी चीज, एक तो यहाँ पे देखो प्रिंसिपल के बारे में बात किया, मेजरमेंट के बारे में बात किया, डिस्क्लोजर के बारे में बात किया, और ऊपर अप्लीकेबिलिटी, जैसे ये बात कर रहा था ना कि ये स्टैंडर्ड इन इन चीजों पे लागू होगा, इन इन चीजों पे लागू नहीं होगा, तो ये होता है एप्लीकेबिलिटी। तो ये चार चीज हर एक स्टैंडर्ड में आप जब खुद से समरी बनाने का कोशिश करोगे तो ये चार वे में आप समरी बना सकते हो, ठीक है। मैंने बनाया भी था, आई थिंक मैं एक बार जब टेलीग्राम के किसी चैनल पे आई थिंक मैं जब टेलीग्राम के चैनल में इंटरमीडिएट वाले बच्चों को मैंने ये शेयर करा था, क्योंकि मैंने खुद से एक नोट्स बनाया था कॉस्टिंग ऑफ स्टैंडर्ड के ऊपर, बहुत ही कंसाइज 2 पेज में ही सारे कुछ थे, तो मैंने सारे डिस्क्लोजर का नोट्स वहाँ पे शेयर किया था। अब मुझे ढूंढना पड़ेगा, अगर चाहिए होगा किसी को तो बता देना, मुझे निकाल के मैं दे दूंगा, उसका भी लिंक मैं आप लोग को दे दूंगा, बहुत आसानी होगा, सिंपल होगा। आगे बात करते हैं प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, कैसे क्लासिफाई करोगे। पहला, प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूएशन ऑफ रिसिप्ट ऑफ मटेरियल। देखो दो चीजें हैं, एक तो जब मटेरियल को रिसिप्ट करेंगे, एक है जब हम मटेरियल को इशू करेंगे, तो उस वक्त जो वैल्यूएशन के लिए प्रिंसिपल फॉलो किए जाएंगे वो सारी चीज, ये सारी चीजें जब इशू केस में क्या क्या चीजें फॉलो होंगी तो नीचे हम लोग देख लेंगे। अब देखो बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। अब जैसे हम कोई भी चीज खरीद के लाते हैं, परचेज प्राइस क्या उसका कॉस्ट होगा, तो पहले तो उसमें से ट्रेड डिस्काउंट घटा दो, कुछ भी रिबेट मिला है उसको घटा दो, कुछ भी टैक्सेस एंड ड्यूटी है जिसका कि हम क्लेम कर लेंगे क्रेडिट, उसको भी हटा दो, ठीक है। नेक्स्ट, किसी भी तरह का फाइनेंस कॉस्ट है उसको भी आप हटा दोगे, वो मटेरियल कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा। किसी भी तरह का सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल कॉस्ट, सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल विल बी वैल्यूड एज पर द सीएस कोड, वो जो कैपिटल कंजम्पशन जो पहले हुआ करता था, यहाँ पे 110% ऑफ द कॉस्ट आ जाएगा। फिर स्पेयर्स विच आर specific to an item of equipment shall not be taken an inventory but shall be capitalized with the cost of a specific equipment. Cost of capital spares and insurance spare whether procured with the equipment or subsequently shall be amortized. Okay, simple simple। अब जैसे कोई स्पेयर्स खरीद के लाते हैं, ठीक है, किसी इक्विपमेंट का किसी भी इक्विपमेंट का स्पेयर्स खरीद के लाते हो तो वो इन्वेंट्री का पार्ट नहीं माना जाएगा। क्या बोला? इन्वेंट्री का पार्ट नहीं माना जाएगा। जब इन्वेंट्री का पार्ट नहीं माना जाएगा तो उस इक्विपमेंट में उसको कैपिटलाइज कर दोगे तो वो मटेरियल का कॉस्ट भी नहीं हुआ, वो तो कैपिटलाइज हो गया ना,
तो जैसे ही वो कैपिटलाइज हो गया तो उस कॉस्ट को कैसे हम उस कॉस्ट को कैसे कंसिडर करेंगे एक्सपेंस में, तो जैसे जैसे जितना भी उसका पीरियड होगा, इसका भी उतना लाइफ होगा, उस लाइफ में उसको हम एमोटाइज कर देंगे। ये बात बोलता है यहाँ पे। फिर बोलता है नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस तो किसी भी जगह पे पार्ट होता है कॉस्ट का, या पार्ट होगा कॉस्ट का। अब लॉसेज ड्यू टू श्रिंकेज भी पार्ट होगा बट सब्जेक्ट टू द नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस के बियॉन्ड अगर किसी भी तरह का कोई कॉस्ट अगर लॉसेस हो रहा है तो वो मेरा कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा। फॉरेक्स के ऊपर अगर हम कोई एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं तो वो भी मेरा मटेरियल कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा। ठीक है। किसी भी तरह का डैमेज एंड डिटेंशन चार्ज या पेनल्टी कोई चार्जेस हो रहा है ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो वो भी मटेरियल कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा। किसी भी तरह का सब्सिडी ग्रांट इंसेंटिव रिसीव हो रहा है तो वो मेरे कॉस्ट से रिड्यूस हो जाएंगे, बस। और कुछ नहीं आ सकता, यही कंडीशन आ सकता है, यही सारे सर्कमस्टांसेस आ सकते हैं, इसमें ये सारे ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे। अब बात करते हैं इशू के ऊपर। अब इशू के ऊपर क्या प्रिंसिपल दे रखा है, तो पहले पढ़ते हैं वैल्यूएशन ऑफ मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ। अब जो भी मेथड फॉलो करोगे उसको आप कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे। ऐसा नहीं कि इस बार हमने फीफो मेथड अप्लाई कर दिया यहाँ पे फिर लिफो मेथड अगले महीने अप्लाई करते हैं। और आई एम एज्यूमिंग कि आप लोग को फीफो और लिफो के बारे में नॉलेज है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये हम लोग फाउंडेशन से ही आई थिंक पढ़ने को होगा। उसके बाद बात करते हैं अगर किसी भी तरह का एबनॉर्मल कॉस्ट होगा तो उसको आप मेटल कॉस्ट से एक्सक्लूड करोगे। ऑब्वियसली बात है, किसी भी तरह का एबनॉर्मल कॉस्ट मेरे कॉस्ट का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, नहीं तो वो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बढ़ा देगा फिर। ठीक है। अगर मटेरियल कॉस्ट, इफ मटेरियल कॉस्ट इंक्लूडेड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड सच कॉस्ट शैल बी गवर्न बाय द CS5। मतलब अगर मटेरियल कॉस्ट में किसी भी तरह का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ रहा है सेल्स के समय, तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा कैसे कैलकुलेट किया जाना चाहिए होगा, CS5 के तहत। अब बात करते हैं मटेरियल कॉस्ट में इंक्लूड इम्प्यूटेड कॉस्ट नॉट कंसिडरिंग द फाइनेंशियल अकाउंट। अगर ओके, मटेरियल कॉस्ट में इंक्लूड इम्प्यूटेड कॉस्ट नॉट कंसिडरिंग फाइनेंस अकाउंट। ओके, मतलब मटेरियल कॉस्ट में हो सकता है कि इम्प्यूटेड कॉस्ट को भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। अब आता है असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट। असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट के बारे में क्या बोलता है, असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट के बारे में बोलता है कि जो भी मटेरियल का कॉस्ट होगा वो हम अगर किसी कॉस्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रेसेबल होगा तो उसी कॉस्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर हम उसको असाइन करेंगे। ठीक है। और अगर ट्रेसेबल नहीं होगा तो जो भी सुटेबल बेसिस होगा उस बेसिस पे उस कॉस्ट को असाइन करेंगे। ये आपका स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है। उसके अलावा डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट मटेरियल का भी कॉस्ट ऐसे ही असाइन होगा। अगर आप ट्रेसेबल है किसी पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर तो वहां पे जाके असाइन कर दोगे, और अगर नहीं है तो जो भी आपका सुटेबल बेसिस है वो बेसिस आप फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्लोजर के बारे में बात करता है, तो डिस्क्लोजर के बारे में क्या बात करता है, तो जो भी आपने पढ़ा ऊपर, जो भी आपने पढ़ा वही चीज डिस्क्लोजर में लिखा होगा कि हाँ हमने ये करा है, हाँ हमने ये नहीं करा है, बस आप उसको लिख दो कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट के नीचे जाकर डिस्क्लोज कर दो। जैसे देखो कौन सा बेसिस आप फॉलो कर रहे हैं वैल्यूएशन का। अगर इशू के बाद बात करते हैं, इशू के समय फीफो वैल्यूएशन मेथड कर रहे हैं तो आप लिखोगे नीचे डिस्क्लोजर में कि हाँ हमने इशू ऑफ मटेरियल के समय हमने फीफो मेथड अप्लाई किया है, ये आप डिस्क्लोज करोगे। किसी भी तरह का अगर चेंजेस लाते हैं प्रिंसिपल में या मेथड में तो उसको भी आप डिस्क्लोज करोगे कि हाँ मैनेजमेंट का डिसीजन था, फीफो नहीं लिफो होगा, लिफो नहीं फीफो होगा, तो आप इसको डिस्क्लोज करोगे। हाँ, कितना एबनॉर्मल कॉस्ट जो है हमने एक्सक्लूड करा है इसे आप डिस्क्लोज करोगे। मैंने कितना सब्सिडी ग्रांट इंसेंटिव एक्सक्लूड रिड्यूस करा है उसको आप डिस्क्लोज करोगे। तो डिस्क्लोजर बहुत सिंपल है, सब जगह डिस्क्लोजर, मैंने तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में सब जगह डिस्क्लोजर सेम ही देखा है, सब जगह सेम देखा है। मतलब 80% डिस्क्लोजर का तो पॉइंट बिल्कुल ही सेम। ठीक है, तो आप डिस्क्लोजर एक बार देख लेना, ज्यादा डिस्क्लोजर में दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। फिर बात करते हैं हम लोग CS7 के ऊपर। CS7 बात करता है एम्प्लॉय कॉस्ट के ऊपर। हाँ, अब ये कोई बच्चे बोलेंगे कि सर एम्प्लॉय कॉस्ट मटेरियल कॉस्ट के ऊपर तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, ये आप नहीं पढ़ा हुआ। और बोलोगे मुझे मुझे सारा रिवीजन, हमने सारा रिवीजन करा दिया। तो बच्चे जाओ पहले वनडे रिवीजन में फर्स्ट वाला पार्ट में, वहां देखो हर एक कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऊपर हमने डिस्कशन करा है। मटेरियल कॉस्ट के ऊपर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उस पर भी डिस्कशन करा है, एम्प्लॉय कॉस्ट के ऊपर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उस पर भी हमने डिस्कशन करा है।
यूटिलिटी का कॉस्ट का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन सब पे वहां पे मैंने डिस्कशन किया। इसके बावजूद भी अगर आपको कहीं दिक्कत आती है देन आप मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर देना, मैं आपको एक ग्रुप में ऐड कर लूंगा और आप वहां पे क्वेश्चन आंसर कर लेना, ताकि बहुत सारे बच्चे वहाँ पे जुड़े हुए हैं, सब लोग वहाँ पे पार्टिसिपेट भी करते हैं, एक दूसरे से आपका इंटरेक्शन होगा। आप भी सॉल्व किसी की क्वेश्चन कर सकते हो और आपका अगर क्वेश्चन होगा तो वहाँ पे आपका सॉल्व हो जाएगा, और मुझे टाइम मिलेगा तो मैं भी सॉल्व कर दूंगा, प्रोएक्टिवली हम भी सॉल्व कर देते हैं। सो बात करते हैं CS7 के ऊपर, एम्प्लॉय कॉस्ट के ऊपर। ये स्टैंडर्ड डील करता है क्लासिफिकेशन के बारे में, मेजरमेंट के बारे में, मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट, असाइनमेंट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट, प्रिंसिपल के बारे में बात करता है, मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बात करता है, और मेजरमेंट एंड असाइनमेंट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट के बारे में बात करता है, जो कि डिटरमाइन किया जाता है क्यों फॉर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए या फॉर द कॉस्ट ऑफ सर्विस कैलकुलेट करने के लिए। और साथ ही साथ इसके प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर के बारे में भी CS7 बात करता है। ओके, सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल के ऊपर, क्या मेजरमेंट का प्रिंसिपल है। देखो बोलते हैं एम्प्लॉय कॉस्ट शैल बी सर्टेन, एम्प्लॉय कॉस्ट शैल बी सर्टेन टेकिंग इनटू अकाउंट द ग्रॉस पे इंक्लूडिंग ऑल अलाउंस पेबल along with the cost to the employer of all the benefit। मतलब मुझे जहां तक लगता है कि जो जो इंसान, आप लोग जो भी फाइनल में पढ़ रहे हैं बच्चे, अगर कहीं पे काम कर रहे होंगे, कहीं जॉब कर रहे होंगे, तो उसके लिए तो बहुत सिंपल एम्प्लॉय कॉस्ट। अब खुद सोचना है कि मेरा क्या CTC है, ठीक है। तो आपका जो CTC में जो भी आपको एम्प्लॉय कॉस्ट में क्या बोल रहा है कि जो भी आपको दे रहा है, जो भी कंपनी आपको पे कर रहा है, जो भी एम्प्लॉयर आपको पे कर रहा है, हर भी तरह के कॉस्ट वो सारे यहाँ पे इंक्लूड किए जाएंगे। हर तरह का अलाउंस इंक्लूड किया जाएगा, बेसिक इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है जी, बोनस इंक्लूड किया जाएगा। अब यहाँ पढ़ना है रेमुनरेशन जो पे होता है मैनेजरियल पर्सनल को, इंक्लूडिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का बात नहीं करा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द बोर्ड, वो भी एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट है। सेपरेशन कॉस्ट रिलेटेड टू द वॉलंटरी रिटायरमेंट, मतलब कोई इंसान अपने मन से छोड़ के जा रहा है और वो सेपरेशन कॉस्ट मांग रहा है, आप रिट्रेंच कर रहे हैं, टर्मिनेशन कर रहे हैं, ठीक है जी, इट शैल बी amortized ओवर द पीरियड बेनिफिटिंग फ्रॉम द सच कॉस्ट, ठीक है। अब बोलोगे सर ये पॉइंट थोड़ा अच्छे से समझाना, तो अब देखो, अब क्या है, किसी को रिट्रेंच कर रहे हैं या किसी को समय के पहले ही रिटायर कर रहे हैं, तो उसको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। तो देखते उस वो अगर होता तो कितने समय तक होता, अगले आने वाले 3 साल तक वो सर्विस देता, तो जो भी उसमें अभी हम कॉस्ट पे कर रहे हैं वो अगले 3 साल में मोटाइज करेंगे। बहुत ही सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं तो एम्प्लॉय कॉस्ट शैल नॉट इंक्लूड इम्प्यूटेड कॉस्ट, बिल्कुल नहीं इंक्लूड होगा। वेर एम्प्लॉय कॉस्ट, अब आप बोलोगे इम्प्यूटेड कॉस्ट क्या होता है, अब नोशनल कॉस्ट क्या होता है, संक कॉस्ट क्या होता है, तो इस पे भी मैंने वीडियो बना रखा है, हर बेसिक डेफिनेशन के ऊपर, कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर बेसिक क्वेश्चन, बेसिक पॉइंट्स के ऊपर हमने वीडियो बना रखा है, वो भी बोलोगे तो उसका भी मैं लिंक दे दूंगा। हाँ, ये सब वर्ड आएगा तो मैं इसके ऊपर मैं जब डिस्कशन करना शुरू कर दूंगा तो ये वीडियोस फिर पता चला कि मैं फिर कंप्लीट ही नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए आप इन सब चीज़ के बारे में आपको कंफ्यूजन है तो वो वीडियो जाके देख लेना, और देखना चाहिए, अगर कंफ्यूजन है तो आपको देखना चाहिए। ओके, वेर एम्प्लॉय कॉस्ट इज अकाउंटेड एट अ स्टैंडर्ड कॉस्ट, वेरिएंस ड्यू टू नॉर्मल रीजन रिलेटेड टू द एम्प्लॉय कॉस्ट शैल बी ट्रीटेड एज। अच्छा, ये क्या बोलते हैं, जब हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ते हैं तो देखना क्या होता है कि अगर कोई नॉर्मल रीजन के कारण मुझे कुछ वेरिएंसेस आ रहे हैं जो कि मेरे कॉस्ट का पार्ट होना चाहिए था, तो वैसे कॉस्ट को हम एम्प्लॉय कॉस्ट पार्ट करेंगे। लेकिन अगर किसी एबनॉर्मल रीजन के कारण मेरा वेरिएंसेस खड़ा हो रहा है तो उसको आप एबनॉर्मल कॉस्ट में अकाउंटिंग कर लोगे, ना कि एम्प्लॉय कॉस्ट में अकाउंटिंग करोगे। सिंपल। अगर किसी भी तरह का सब्सिडी, ग्रांट, ये तो हर एक स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है, उसको आप रिड्यूस कर दो, ये भी हर एक स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है, शायद ये पढ़ाना ही बेकार है। पेनल्टी डैमेजेस के बारे में भी बताना बेकार है। अच्छा, any recovery from the employee toward a benefit provided shall be reduced from the employee cost। अच्छा, कोई भी तरह का अगर रिकवरी हो रहा है एम्प्लॉय के साथ तो उसको आप एम्प्लॉय कॉस्ट से क्या कर दोगे, घटा दोगे। सिंपली सर। प्रेजेंटेशन के बारे में क्या बात करता है, तो प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर के बारे में बात करता है कि डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट शैल बी प्रेजेंटेड एज अ सेपरेट कॉस्ट हेड इन द कॉस्ट स्टेटमेंट। ओके, indirect employee cost shall be presented in the cost statement as a part of overhead relating to the respective function। ये नया चीज आपको नहीं बता रहा, सिंपली जब हम प्राइम कॉस्ट निकालते हैं तो हम डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट को वहां कंसिडर करते हैं।
फैक्ट्री में काम कर रहे लोग को अगर हम कोई सैलरी पे कर रहे होते हैं, या फैक्ट्री में काम कर रहे लोग अगर सुपरवाइजर को हम कॉस्ट पे कर रहे होते हैं, वो फैक्ट्री के लेबर में हम कॉस्ट इंक्लूड करते हैं। सेल्समैन को अगर हम किसी तरह का कोई अगर कॉस्ट सैलरी दे रहे हैं तो उसको हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में इंक्लूड कर देते हैं। यही बात यहाँ पे बोल रहे हैं। आगे बोलते हैं नीड टू डिस्क्लोज वेजेज सैलरी टू प्री पेमेंट, सॉरी प्री पेमेंट, नॉट दिस इज नॉट अ प्री पेमेंट, दिस इज परमानेंट। आपको ये भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि आपके यहाँ कितने परमानेंट एम्प्लॉई हैं, कितने टेम्पोररी एम्प्लॉई हैं, कितने पार्ट टाइम एम्प्लॉई हैं और कितने कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे एम्प्लॉई काम कर रहे हैं। ये भी आपको एम्प्लॉई कॉस्ट के अंदर आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। बस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 7 इतना ही बात करता है। फिर बात करेंगे हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 8 के ऊपर, जो बात करता है आपके कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी के बारे में। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है टू ब्रिंग ए यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी विद द रीजनेबल एक्यूरेसी। ओके, दिस स्टैंडर्ड सॉरी कहाँ चला गया? This standard shall apply to the cost statement which require classification, measurement, assignment, presentation and disclosure of cost of utility, including those requiring attestation। मतलब ये स्टैंडर्ड कहाँ कहाँ डील होता है, ये स्टैंडर्ड का मेजरमेंट क्या है, ये इस कॉस्ट को हम कहाँ असाइन करेंगे, इसका डिस्क्लोजर एंड प्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं। ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। For determining the cost of production, to arrive at assessable value of excigible utility used on captive consumption, and cost accounting standard number 4 on। okay, देखो ये पॉइंट तो मैंने नोट्स से आपके स्टडी मटेरियल से कॉपी पेस्ट तो कर दिया, बट ये यहाँ पे लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर अब चेंज हो गया। 4 नंबर जो था पहले कैप्टिव कंजम्पशन के बारे में बात करता था, बट वो अब चेंज हो गया है। अब वो बात करता है कि जीएसटी में जो अगर हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट हम लोग वहां पे कैलकुलेट करेंगे असेसेबल वैल्यू के पर्पज से, तो उस बारे में बात करता है। अगर सेम ही चीज यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, जब अगर हम उस तरह का, ये देखो यहाँ पे तो चीज आएगा नहीं CS4 कैप्टिव कंजम्पशन का, ठीक है, क्योंकि CS4 अब कैप्टिव कंजम्पशन के बारे में बात नहीं करता, वो CS4 बात करता है। हाँ, कैलकुलेशन सेम है एज इट इज, जो हम लोग पहले करते थे वही अभी भी है, ठीक है, बट अब वहां पे पहले जो था वो एक्साइज पर्पज से था, अब जो है वहां पे अब जीएसटी पर्पज से, ठीक है। अब आगे बात करते हैं दिस स्टैंडर्ड शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन फैमिली एंगेज इन जनरेशन एंड सेल्स ऑफ यूटिलिटी। अब देखो वहां पे तो ये अब क्यों नहीं लागू होगा? अब सवाल खड़ा होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन इंगेज ही है जनरेशन एंड सेल्स ऑफ यूटिलिटी, से हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, तो उसका तो यूटिलिटी खुद जनरेट करे, तो उसका मटेरियल अलग होगा, उसका लेबर अलग होगा, उसका ओवरहेड अलग होगा, तो वो तो अब ये जो स्टैंडर्ड होगा, अब उसका ये यूटिलिटी नहीं है, उसका वो प्रोडक्ट है। समझना मेरी बात को। अब वहां पे जो कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी, उसके लिए वो यूटिलिटी नहीं है, उसके लिए वो प्रोडक्ट है, उसके लिए वो सर्विसेज है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड वहां पे एप्लीकेबल नहीं होता है। अच्छा, इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम लोग? कैलकुलेशन के बारे में बात करता है। ईच टाइप ऑफ यूटिलिटी शैल बी ट्रीटेड एज अ डिस्टिंक्ट कॉस्ट ऑब्जेक्ट। जैसे अगर हम कोई प्रोडक्ट बनाने में मेरा वाटर का खर्च आ रहा है, स्टीम का वाटर का खर्च आ रहा है, तो वाटर का हम लोग अलग बनाएंगे, ठीक है। हर एक यूटिलिटी, वाटर हो सकता है, ऑयल हो सकता है, जितने भी तरह का आपको यूटिलिटी नजर आ रहा है, वो सबका अलग अलग कॉस्ट सेट बनेगा, अलग अलग कॉस्ट कैलकुलेशन होगा। फिर बोलता है कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी परचेज शैल बी मेजर एट अ कॉस्ट ऑफ परचेज including duties and taxes, transportation cost, insurance, other expenditure directly attributable to procurement। इसमें से ट्रेड डिस्काउंट घटा देंगे और वो सारे टैक्सेस घटा देंगे जिसका कि आप क्रेडिट ले लोगे, क्लेम कर लोगे टैक्स में। दैट कैन बी क्वांटिफाइड विद रीजनेबल एक्यूरेसी एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, ठीक है जी। मतलब अगर हम मोटा मोटी बात करें तो जो मेरे इनवॉइस अमाउंट होता है वो वाला वैल्यू लेंगे, बस इनवॉइस अमाउंट में से अगर कोई जो टैक्सेस मेरे चार्ज हुए हैं और जो मेरा टैक्सेस का क्लेम हो जाएगा वो आप घटा दोगे उस इनवॉइस अमाउंट से। ओके, फाइनेंस कॉस्ट इनकर्ड इन। अब फाइनेंस कॉस्ट तो कहीं भी हम कॉस्ट का पार्ट नहीं लिए थे, यहाँ भी नहीं लेंगे। इम्प्यूटेड कॉस्ट नहीं लेंगे पार्ट। सब्सिडी ग्रांट घटा देंगे जी। एबनॉर्मल कॉस्ट नहीं लेंगे पार्ट। पेनाल्टी हटा देंगे। किसी भी तरह का क्रेडिट रिकवरी होगा उसको भी आप हटा दोगे। सिंपल, ये मेजरमेंट का प्रिंसिपल है।
प्रेजेंटेशन के बारे में क्या बात करता है? प्रेजेंटेशन के बारे में बात करता है कि यूटिलिटी कॉस्ट शैल बी प्रेजेंटेड एज अ सेपरेट कॉस्ट हेड फॉर ईच टाइप ऑफ यूटिलिटी इन द कॉस्ट स्टेटमेंट if material, where separate cost statement are prepared for a utility. Cost of utility shall be classified as a purchase or a generated. Such a statement shall also be included of the cost of utility consumed along with the quantitative information by individual consuming unit, internet transfer, intercompany transfer, and sale to outside party whatever wherever applicable. ये भी आप प्रेजेंटेशन में दोगे, डिस्क्लोज करोगे। उसके साथ ही साथ कुछ डिस्क्लोजर के बारे में बात करता है। डिस्क्लोजर तो बहुत ही सिंपल होगा जी। बोलता है डिस्क्लोजर में द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी, ये बताओगे। द कॉस्ट ऑफ परचेज, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग एंड प्राइस विद द रेफरेंस टू सेल्स ऑफ आउटसाइड पार्टी, ये डिस्क्लोज करोगे। फिर बात करते हैं वेयर कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी डिस्क्लोज स्टैंडर्ड कॉस्ट, प्राइस, यूसेज, वेरिएंसेस, ये भी आप डिस्क्लोज करोगे। वेरिएंसेस मतलब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के हिसाब से अगर मैं बात करूं। फिर बात करते हैं कि क्या आप रिलेटेड पार्टी से कितने यूटिलिटी रिसीव किए हैं और कितना उसको सप्लाई किए हैं। फिर बात करते हैं द कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ यूटिलिटी रिसीव फ्रॉम सप्लाई, इंटर कंपनी कितना ट्रांसफर किया, मतलब विद इन ऑर्गेनाइजेशन एक यूनिट दूसरे यूनिट को कितना ट्रांसफर किया, ये सारे चीज, एंड कितना रिसीव किया, ये भी आप डिस्क्लोज करोगे। फॉरेन एक्सचेंज में कितना आप इंकर्ड किए हैं कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी को परचेज करने के लिए, कितना ग्रांट एंड सब्सिडी रिसीव हुआ है, ये सारी चीज। क्रेडिट रिकवरी, एबनॉर्मल कॉस्ट, पेनाल्टी, डैमेजेस, सारी चीज आप डिस्क्लोज करो। ठीक है जी, ओके। अब बात करते हैं आगे पैकिंग मटेरियल कॉस्ट के ऊपर। देखो बहुत सिंपल, पैकिंग मटेरियल कॉस्ट इतना में खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बात करता है पैकिंग मटेरियल के बारे में। बोलते हैं द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ पैकिंग मटेरियल कॉस्ट शैल बी डिस्क्लोज वेयर पैकिंग मटेरियल कॉस्ट इज सर्टेन एट अ स्टैंडर्ड कॉस्ट, prices variances and usage variances shall be disclosed. Cost and price of packing material received from, ये सारे डिस्क्लोज करेंगे। कॉस्ट ऑफ पैकिंग मटेरियल इंक्लूड द फॉरेन एक्सचेंज, ये भी डिस्क्लोज होगा। मतलब इसमें कुछ है ही नहीं, बस डिस्क्लोजर है और कुछ नहीं। CS10 के ऊपर मैं बात करूं तो CS10 के ऊपर ये सारे डिस्क्लोजर हैं, एक बार बस पढ़ लेना। मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस का कैलकुलेशन तो यहाँ पे बताया नहीं गया है, बस छोटा छोटा ये सारी चीज बस डिस्क्लोजर ही है और कुछ नहीं है। जो डिस्क्लोजर है वही उसका कैलकुलेशन है। तो मैं रिपीटेड चीज, ये सारी चीज रिपीटेड है, बस एक बार आप पढ़ के जाना। और मैंने बात करा है फिर ऊपर CS13 के ऊपर, जहां जहां मुझे इंपॉर्टेंट लगा मैंने उसके ऊपर बात किया, अदरवाइज टाइम वेस्टिंग नहीं करो। ओके, CS13 में बात करता है प्रिंसिपल मेजरमेंट के ऊपर। क्या बात करता है प्रिंसिपल? ये बात करता है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन कॉस्ट ऑफ सर्विस ऑफ कॉस्ट सेंटर। अब देखो, अब प्रिंसिपल मेजरमेंट में क्या बोलता है, ईच आइडेंटिफाइबल सर्विस सेंटर इज कंसिडर्ड एज ए कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, हर एक जो कि सर्विस सेंटर को आइडेंटिफाई किया जा सकता है उसको हम कॉस्ट ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे। एंड एग्रीगेट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, वहां का कॉस्ट माना जाएगा। कॉस्ट ऑफ इन हाउस सर्विस इंक्लूडिंग मटेरियल, कंज्यूमेबल सर्विस, मैन पावर, इक्विपमेंट, यूटिलिटी एंड अदर रिसोर्सेज, इसको आप कंसिडर करोगे। कॉस्ट ऑफ सर्विस रेंडर्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर विद इन अ फैसिलिटी ऑफ एंटिटी, ये भी आप वहां का कॉस्ट माना जाएगा। कॉस्ट ऑफ सर्विस रेंडर्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर देयर फैसिलिटी ऑफ एंटिटी, ये भी वहां का कॉस्ट माना जाएगा। इसी तरह से फिर आगे बात करते हैं ये सारे चीज, कॉस्ट ऑफ सर्विस इंटर यूनिट ट्रांसफर, कॉस्ट ऑफ सर्विस इंटर कंपनी ट्रांसफर, कॉस्ट ऑफ सर्विस रेंडर आउटसाइड इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, GNA मतलब जनरल एंड एडमिन एक्सपेंसेस, मार्केटिंग ओवरहेड, ये सारी चीज। फाइनेंस कॉस्ट शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉस्ट सर्विस, इम्प्यूटेड कॉस्ट पास, ये इसका पार्ट नहीं माना जाएगा। नॉर्मल रीजन के कारण अगर किसी भी तरह का प्राइस वेरिएंसेस एंड यूसेज वेरिएंसेस हुआ है तो वो पार्ट माना जाएगा। किसी भी तरह का सब्सिडी ग्रांट रिसीव हुआ, ये ग्रांट है, नॉट अ ग्रांट। फिर एबनॉर्मल कॉस्ट एंड फाइन पेनल्टी, ये सारे चीज पार्ट नहीं माने जाएंगे। अब इसी में फिर डिस्क्लोजर भी कुछ लिखे गए, डिस्क्लोजर भी आप देख लोगे सेम वे है जैसे हम लोग पीछे पढ़े थे, वही डिस्क्लोजर यहाँ पे है, कुछ अलग है नहीं। फिर बात करते हैं पॉल्यूशन के ऊपर, पॉल्यूशन कंट्रोल कॉस्ट के ऊपर। इसका मेजरमेंट के बारे में क्या बात करता है, प्रिंसिपल मेजरमेंट क्या बात करता है,
Pollution control cost shall be valued at the total of direct and indirect cost relating to that activity. एंड मतलब पॉल्यूशन कंट्रोल करने के ऊपर आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट जो भी होगा सबका सम किया जाएगा और जो आएगा वो प्रोडक्ट पॉल्यूशन कंट्रोल कॉस्ट कहलाएगा जी. Future remediation or disposal which is sure to be incurred as a part of legal contract shall be accounted as estimated based on the quantum of pollution generated during their plus. ये क्या वाले बात करते हैं मतलब फ्यूचर में कितना उससे रिलेटेड कॉस्ट आएगा. आई थिंक एक मिनट क्या बात कर रही है. Future remediation or disposal which is sure to be incurred. Okay, which is sure to be incurred. ठीक है जी. एज अ पार्ट ऑफ लीगल कॉन्ट्रैक्ट मतलब फ्यूचर में आने वाले कॉस्ट जो कि श्योर है कि वो कॉस्ट इनकर होगा. ठीक है. ड्यू टू द लीगल कॉन्ट्रैक्ट शैल बी अकाउंटेड एंड एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन क्वांटम ऑफ पॉल्यूशन जनरेटेड ड्यूरिंग दैट पीरियड. मतलब उस पीरियड में जो भी पॉल्यूशन जनरेट हो सकता है उसका उस पे जो एस्टिमेटेड कॉस्ट होगा उसका अकाउंटिंग किया जाएगा. मतलब उसको रिकॉर्ड किया जाएगा और उससे जुड़े अगर किसी भी तरह का एसोसिएटेड कॉस्ट आएगा फ्यूचर में तो उसको भी आप ओके समझ गए. मतलब उस ये क्या सिंपल बात हो रहा है कि देखो कोई भी ऐसा लीगल कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कि आपको लगता है कि ये कॉस्ट फ्यूचर में होगा या आएगा और उससे जुड़े अगर इतना पोल्यूशन जनरेट होगा. ठीक है. उसका भी आप एस्टिमेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड करोगे. ठीक है. और उससे जुड़े अगर किसी भी तरह का और एसोसिएटेड कॉस्ट अगर हो सकता है तो उसको भी आप फ्यूचर में होने वाले कॉस्ट को आप पॉल्यूशन कंट्रोल कॉस्ट में अकाउंटिंग करोगे. फिर बोलता है कंटिंजेंट फेल्यूर रेमेडिएशन और रिसाइकलिंग कॉस्ट shall not to be treated as a part of unless if it is sure it is incurred and can be measured. मतलब कोई कंटिंजेंट फेल्यूर होता है. ठीक है. या कोई रिसाइकलिंग कॉस्ट होता है तो वो इस कॉस्ट का पार्ट नहीं माना जाएगा. ठीक है जी. ओके. अच्छा पॉल्यूशन इन हाउस के बारे में क्या बोलता है. इन हाउस पॉल्यूशन कंट्रोल एक्टिविटीज शैल बी वैल्यूड एट अ कॉस्ट ऑफ ऑल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूमेबल स्टोर स्पेयर्स. मतलब सिंपली बारे में बात करते हैं कि अगर आप इन हाउस पॉल्यूशन कंट्रोल के ऊपर आप कुछ काम कर रहे हैं तो उसका कॉस्ट कितना आएगा. तो उसमें आप जो भी मटेरियल यूज कर रहे हैं कोई भी कंज्यूमेबल स्टोर यूज कर रहे हैं कोई भी स्पेयर मैन पावर जितना भी यूज हो रहा है सबका सम उस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए जितने भी तरह का आपका रिसोर्सेज यूज हो रहा है उन सारे रिसोर्सेज का कॉस्ट को इंक्लूड कर देंगे तो वो पॉल्यूशन इन हाउस कंट्रोल करने की एक्टिविटी का कॉस्ट माना जाएगा. ठीक है. अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर के ऊपर. ये क्या बोलता है प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर. इसमें कितना मेरा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट है अलग अलग उसको बताओगे. पॉल्यूशन कंट्रोल कॉस्ट में मैं ये बताओगे कि उसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट कितना है करंट एंड फ्यूचर कॉस्ट कितना है इंटरनल एक्सटर्नल कॉस्ट कितना है. ठीक है. और उसमें कितना सा कॉस्ट एयर के ऊपर मेरा खर्च हुआ है एयर पोल्यूशन के ऊपर वाटर पोल्यूशन के ऊपर सॉइल पोल्यूशन के ऊपर और भी तरह का कोई पोल्यूशन के ऊपर आप कंट्रोल करने के ऊपर कितना कॉस्ट इनकर किए हैं ये भी आपको दिखाना पड़ेगा. इन सब डोमेन के ऊपर क्या क्या कॉस्ट इनकर हुआ. सिंपली सर. अब बात करते हैं हम लोग CS15 के ऊपर. CS15 का क्या बात करते हैं. ये बात करते हैं कॉस्ट अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड ऑन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. अब इसका मेजरमेंट का प्रिंसिपल मेजरमेंट क्या बोलते हैं. द कॉस्ट शैल बी डिटरमाइंड एट द इनवॉइस. सेम बात बोल दिया कि जो इनवॉइस पे लिखा होगा उसको आप कॉस्ट मानोगे. उसमें से जो भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस होंगे जिसका कि आप क्रेडिट ले लोगे उसको हटा दो. किसी भी तरह का ट्रेड डिस्काउंट में उसको भी आप हटा दो. कैश डिस्काउंट को नहीं हटाओगे. अगर आपके दिमाग में आता है व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट तो मुझे बताना कमेंट में बताना. मैं बताऊंगा फिर आगे बताऊंगा कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है कैश डिस्काउंट क्या होता है. यहाँ नहीं बता रहा क्योंकि फिर वो 11th क्लास का डिस्कशन आ जाएगा. ठीक है. फिर आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. द बेनिफिट विच आर एक्सपेक्टेड टू बी डिराइव ओवर अ लॉन्ग पीरियड शैल बी अमोर्टाइज्ड ऑन अ रैशनल बेसिस. ठीक है. सिंपली अगर कोई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जिसका कि इनकम मतलब रिटर्न जो है आने वाले पीरियड में 2 सालों में मिल सकता है तो उसको 2 साल में एक्सपेंस बुक करेंगे. 2 साल में कॉस्ट 2 साल का कॉस्ट मानेंगे. एक ही साल में हम कॉस्ट रिकॉर्ड नहीं करेंगे उसको उसी हिसाब से मोटाइज करेंगे. फिर बात करते हैं इम्प्यूटेड कॉस्ट इंक्लूड नहीं होगा. बहुत नया बात बोल दिया आप यहाँ पे. तो ये सब्सिडी एंड ग्रांट रिसीव जो होगा उसको आप रिड्यूस कर दोगे. देखो कितना इंपॉर्टेंट बात बोल दिया.
क्योंकि हम लोग कभी जानते ही नहीं थे। एबनॉर्मल कॉस्ट को हम लोग नहीं मानेंगे, एक्सक्लूड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड से। वाह, कितना अच्छा बात है। अगर किसी तरह का डेमरेज एंड डिटेंशन चार्ज अगर पे हो रहा है, सिट, ये सब बातें तो मतलब हम लोगों ने कभी पढ़ा ही नहीं। पेनल्टी एंड डैमेजेस पार्ट नहीं माना जाएगा इस कॉस्ट का। मतलब कॉस्ट अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड अगर मैं बात करूं तो 80% पॉइंट तो रिपीटेड है। मैं जब नोट्स बनाता था तो मुझे लगता था क्यों बना रहा हूं इन सब चीजों को, मैं एक ही जगह लिख के देता हूँ ये सारे चीज कॉमन है, बट नहीं लिख सकता, बच्चों को लगेगा ये टाइम पास कर रहा है। फिर अगर किसी भी तरह का क्रेडिट एंड रिकवरी होगा, ठीक है, तो उसको भी आप डिडक्ट कर दोगे। ठीक है जी। अगर किसी भी तरह का कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल में, इस कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल में मैं चेंजिंग कर रहा हूं, तो चेंजिंग का क्या इम्पैक्ट है और चेंजिंग क्यों किया जा रहा है, ठीक है, और वो चेंजिंग सिर्फ और सिर्फ लॉ के कंप्लायंस के पर्पज से ही चेंज होना चाहिए। ठीक है, और पर्पज क्या होना चाहिए, उसके साथ ही साथ पर्पज क्या होना चाहिए, प्रेजेंटेशन बेटर हो। ठीक है, प्रेजेंटेशन बेटर हो, प्रिपरेशन बेटर हो। ये होता है प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल ऑफ मेनली मेन क्या प्रिंसिपल था, ये मेथड था, प्रिंसिपल मेजरमेंट था। अब उसके बात करते हैं असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को तो हम सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट मानते हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन के ऊपर अगर हम बात करें तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड शैल बी प्रेजेंटेड एज अ सेपरेट कॉस्ट हेड इन द कॉस्ट स्टेटमेंट। A reporting entity may use that terms marketing overhead in place of selling and distribution overhead. एलिमेंट वाइज ये सब चीज देखो, ये सब इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं सर। मार्केटिंग ओवरहेड इन प्लेस ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की जगह पे भी कहीं कहीं टर्म यूज किया जा सकता है एंटिटी की तरफ। एलिमेंट वाइज डिटेल ऑफ द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड शैल बी प्रेजेंटेड इफ मटेरियल। CS16 बात करता है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। ओके, दो चीजें, एक है एमोर्टाइजेशन, एक है डेप्रिसिएशन। एमोर्टाइजेशन क्या होता है सर? तो सर एमोर्टाइजेशन जो होता है वो इंटेंजिबल असेट के ऊपर लागू होता है, और डेप्रिसिएशन जो होता है वो मेरा नॉर्मल टेंजिबल असेट के ऊपर लागू होता है। ठीक है, एक्सक्लूडिंग लैंड। अब जो होता है यहाँ पे एमोर्टाइजेशन, वो उस इंटेंजिबल असेट का जो भी लाइफ होगा, उस लाइफ को हम डिवाइड कर देंगे उसके कॉस्ट से। तो हर एक साल का या हर उस यूनिट, हर एक पार्ट ऑफ द लाइफ का वो कॉस्ट माना जाएगा। सिंपल सिस्टमेटिक एलोकेशन, यानी कि amortization is the systematic allocation of depreciable amount of an intangible asset over its useful life. On the same day अगर मैं depreciation का बात करूं तो depreciation is the systematic allocation of the depreciable amount of an asset over its useful life. अब इसको मेजर करने का क्या क्या प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल क्या बोलता है? तो प्रिंसिपल बोलता है डेप्रिसिएशन एंड amortization shall be measured based on depreciable amount and its useful life. ओके, अगर किसी भी तरह का रेसिडुअल वैल्यू है तो आप उसको हटा दोगे। अच्छा, यहाँ पे बोलता है द रेसिडुअल वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल असेट्स शैल बी एज्यूम्ड टू बी जीरो। ये इंपॉर्टेंट है, इंटेंजिबल असेट का जो रेसिडुअल वैल्यू होगा उसको जीरो मानोगे अनलेस देयर इज अ commitment by a third party to purchase the asset at the end of its useful life। मतलब अगर कोई थर्ड पार्टी रेडी हो जाता है शुरू में कि हाँ मैं इस असेट का जब आपका लाइफ खत्म हो जाएगा, आप नहीं यूज करोगे तो मैं यूज कर लूंगा, मैं इस यूज के लिए मैं इतना पैसा आपको दूंगा, दैट कॉस्ट विल बी योर पार्ट ऑफ रेसिडुअल वैल्यू। ओके, उसके साथ ही साथ अनलेस देयर इज एन एक्टिव मार्केट फॉर द असेट एंड रेसिडुअल वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड। क्या लाइफ के आखिरी समय पे क्या उसका मार्केट में कोई वैल्यू है? अगर कोई वैल्यू है तो उसको हम कैलकुलेट, उसका हम फाइंड आउट करेंगे और डिटरमाइन करेंगे, और उस वैल्यू को हम लोग रेसिडुअल वैल्यू मानेंगे। अच्छा, इन केस ऑफ रेगुलेटरी इंडस्ट्री, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन shall be the same as prescribed by the concerned regulator। ठीक है, रेगुलेटरी इंडस्ट्री के लिए वहां पे जो कंसर्न रेगुलेशन के हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा। द यूजफुल लाइफ ऑन इंटेंजिबल असेट इन एनी सिचुएशन शैल नॉट एक्सीड 10 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ
अवेलेबल, इट इज यूज, इट इज अवेलेबल फॉर यूज। ये यहाँ पे इस स्टैंडर्ड में लिख दिया गया है कि 10 साल तक माना जाएगा इंटेंजिबल एसेट का लाइफ। डेप्रिसिएशन शैल बी कंसीडर एज कंसीडर फ्रॉम द टाइम व्हेन डेप्रिसिएबल पुट इनटू यूज। ये शुरू तब से होगा जब असेट पुट टू यूज हो चला जाएगा, तब से हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे। डेप्रिसिएशन ऑफ एनी addition or extension to any existing depreciable asset which become an integral part of the asset shall be based on the remaining life of the asset। सिंपली एडिशन अगर किसी तरह का होगा उसी क्लास में, तो उस क्लास में उसको ऐड कर करके डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे उसकी यूजफुल लाइफ में। अच्छा, डेप्रिसिएशन ऑफ एनी एडिशन एंड एक्सटेंशन और टू एन एग्जिस्टिंग डेप्रिसिएबल asset which retain separate identity and is capable of being used after the expiry of useful life of the asset shall be based on estimated useful life to। ओके, ये क्या बोलता है कि अगर किसी भी तरह का अब समझो कोई क्लास ऑफ असेट है, उसमें किसी भी तरह का कोई वैल्यू, कोई असेट एडिशन होता है और उसका लाइफ उससे ज्यादा है, तो उसको हम उसी हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ना कि टोटल उस क्लास के हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा। The impact of higher depreciation due to revaluation of assets shall not be assigned to the cost object। Impairment loss on assets shall be excluded of the cost of production। The method of depreciation used shall reflect the pattern in which assets future economic benefit and expected to be consumed by an entity। An entity can use any of the method of depreciation to assign depreciable amount of an asset। For an example, अगर मैं बात करूं तो SLM अगर अपना रहे हो तो आप SLM मेथड ही अपनाओगे। WDV वैल्यू अपना रहे हो तो WDV वैल्यू ही अपनाओगे। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड अपना रहे हो तो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड ही अपनाओगे। ठीक है। अच्छा, उसके साथ ही साथ कुछ डिस्क्लोजर के बारे में बात कर लेते हैं। डिस्क्लोजर के बारे में क्या बात करते हैं, तो डिस्क्लोजर में बोलता है कि द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन टू द कॉस्ट ऑब्जेक्टिव। किस बेसिस पे आप डिस्ट्रीब्यूट किए हैं हर एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर। किसी भी तरह का क्रेडिट एंड क्लेम अगर उसमें इंक्लूडेड है या क्या है, उसको आप डिस्क्लोज करोगे। एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन अकाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट, वो कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा, इसको आप डिस्क्लोज करोगे। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट बिकॉज ऑफ टेम्पररी रिटायरमेंट ऑफ असेट फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसको भी आप डिस्क्लोज करोगे। साथ ही साथ डिस्क्लोजर शैल बी मेड only when the material and significant and quantifiable। Disclosure shall be made in the body of the cost statement or as a footnote in the separate schedule। ठीक है। Any changes in cost accounting principle, तो उसके कारण क्या इम्पैक्ट हुआ है, क्यों चेंजेस किए हैं और उसका क्या फैक्ट है, ये सब भी आप उसको डिस्क्लोज करोगे। ये था CS16। CS17 बात करता है फाइनेंस चार्ज के ऊपर, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस। तो ये बात करता है इसको मेजर कैसे करेंगे, तो इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस इनकर्ड शैल बी आइडेंटिफाइड फॉर एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, प्रोडक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट इंक्लूडिंग द फिक्स्ड एसेट। ठीक है। और आइडेंटिफाई अदर फाइनेंस कॉस्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ऑपरेशन और सर्विसेज रेंडर विच कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज अ क्वालिफाइंग एसेट। इसके लिए आइडेंटिफाई, ये मतलब इंटरेस्ट एंड फाइनेंस कॉस्ट, या तो देखो किसी से आप उधार लेते हो, लोन लिया, लोन लेने का पर्पस क्या हो सकता है, ये तो आ गया तुम्हारे पास सोर्सेज आ गए, इसको हम यूज कहाँ कर सकते हैं, अप्लाई कहाँ कर सकते हैं इस फंड को, दो जगह में अप्लाई कर सकते हैं। या तो कोई एसेट खरीद लो, एसेट खरीद लेंगे तो ये पहला वाला पॉइंट आ जाएगा। दूसरा, या तो कोई गुड्स खरीद लो या तो कोई सर्विस प्रोवाइड करने के ऊपर में खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दूसरा चीज आ गया। Okay, interest and finance charges directly attributable to acquisition and construction, production of qualifying assets shall be included in the cost of asset। ये मेरा cost of asset में माना जाएगा। और interest and finance charges shall not be included as an imputed cost। किसी भी तरह का सब्सिडी, ग्रांट, इंसेंटिव, ये सब अगर कोई है तो उसको आप रिड्यूस कर दोगे। पैरेलल इंटरेस्ट अगर आप पे कर रहे होगे इंटरेस्ट के ऊपर, तो ये सब रिड्यूस हो जाएगा। इन केस ऑफ कंपनी डिले द पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज ड्यू टू ड्यूज बियॉन्ड द स्टिपुलेटेड डेट, इंटरेस्ट अगर इस तरह का अगर कोई कॉस्ट आएगा तो वो इंटरेस्ट कॉस्ट में नहीं माना जाएगा। इंटरेस्ट पेड फॉर और रिसिव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी मतलब अगर कहीं पे हम इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं या कोई मेरे यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखा है
तो उसको हम इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे, हम जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखे होंगे वहां से मुझे इंटरेस्ट आ रहा होगा। तो वो उस तरह का इंटरेस्ट के बारे में नहीं बात कर रहा, उसका इंटरेस्ट के बारे में यहाँ पे बात नहीं कर रहा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस शैल बी प्रेजेंटेड इन कॉस्ट स्टेटमेंट एज अ सेपरेट आइटम ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, ये प्रोडक्शन मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट माना जा रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं माना जा रहा। ओके, डिस्क्लोजर के बारे में क्या क्या डिस्क्लोज करना होगा जी, तो डिस्क्लोजर के बारे में आप बताओगे। द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट और कॉस्ट यूनिट, किस बेसिस पे आप डिस्ट्रीब्यूट किए कॉस्ट को। ठीक है, और क्या क्या है, रिलेटेड पार्टी में क्या इंटरेस्ट फी पे किए हैं या कितना आपका पेबल है। फिर फॉरेन एक्सचेंज में क्या इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस पे हुआ है, कितना सब्सिडी ग्रांट इंसेंटिव रिसीव हुआ है, ये सारी चीज़ें देखो कि ये सब रिपीट कर रहे हैं। सिग्निफिकेंट एंड क्वान्टिफाइबल होना चाहिए। प्रायर पीरियड का कितना इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस पे हुआ है। फिर ये कॉस्ट स्टेटमेंट के फुटनोट और सेपरेट नोट में जाएगा। किसी भी तरह का अगर प्रिंसिपल में आप चेंजिंग कर रहे हो तो उसका इम्पैक्ट क्या है, क्यों कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा डिस्क्लोजर में। ओके, CS18, अच्छा जिस स्पीड में पढ़ा रहा हूँ उसी स्पीड में अगर आप कैप्चर कर पा रहे हो, पकड़ पा रहे हो तो सही है, अदरवाइज थोड़ा ब्रेक ले लेना, थोड़ा टाइम ले लेना, क्योंकि वीडियोस तो थोड़ा लंबा हो ही जाएगा, नो डाउट ये वीडियोस भी 2 घंटे के आसपास का हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हाँ बस स्टार्ट करके सो जाना है, सोने का नहीं है, ये कोई हम कथा नहीं कर रहे हैं, स्टोरी नहीं सुना रहे हैं। आप लोग इंटरेस्ट लेना, थोड़ा इंटरेस्ट लोगे तो मजा आएगा इस चीज़ को पढ़ने में। ठीक है, ओके। CS18 और भी अगर कुछ इम्प्रूवमेंट का जरूरत है तो बताना मुझे। और अगर आपको और भी, जैसे मेरे पास कई स्टूडेंट्स का मैसेज आता है कि सर पेपर 20 पे वीडियो बनाया करो, तो देखो पेपर 20 पे मैं वीडियो तो बना सकता हूँ, कोई ऐसा बात है नहीं कि मैं नहीं बना सकता, थोड़े टाइम का मेरे पास थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं बनाऊंगा। मुझे ये बता देना पेपर 20 पे आपको नोट्स मतलब आपको जो वीडियोस चाहिए वो थियोरेटिकल पार्ट पे चाहिए या प्रैक्टिकल पार्ट पे चाहिए, क्योंकि उसमें 2 पार्ट है। ए पार्ट है जो आई थिंक बिल्कुल ही थियोरेटिकल चीज़ है, और बी पार्ट है जो प्रैक्टिकल चीज़ है। ठीक है, और साथ ही साथ मेरे पास तो कई ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं, जैसे सर ग्रुप 4 वाले के लिए आप तो वीडियो दे रहे हो, ग्रुप 3 में भी मैं ग्रुप 3 का भी तैयारी कर रहा हूँ, ग्रुप 4 का भी तैयारी कर रहा हूँ, ग्रुप 3 का कुछ वीडियो बना दो। तो कई मैसेजेस मुझे SFM के ऊपर लीजिंग के ऊपर आया है, मुझे लीजिंग का नोट्स बना के दे दो, लीजिंग का मुझे मतलब इंस्टीट्यूट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा के दे दो। सो आई एम ट्राइंग कि मैं लीजिंग का वीडियो बना के दे दूं आप लोग को। साथ ही साथ मैंने एक बार पर्ट एंड CPM ऑपरेशन रिसर्च में मुझे वैसे ही आता था कि सर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे ये आप वीडियो बना रहे हो, थोड़ा पर्ट एंड CPM के ऊपर बना दो, तो मैंने पर्ट एंड CPM का भी एक नोट्स वीडियो बनाया था, पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने डिस्कशन करा था। इसी भी तरह का अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो मुझे बता देना, वेन एवर आई विल गेट टाइम तो मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है जी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब आप पास कर जाओगे, मैसेज कर देना मुझे, हाँ सर मैं पास कर गया या अच्छे मार्क्स आ गए ऑडिट में, मुझे बता देना, बहुत अच्छा लगेगा मुझे, क्योंकि मेरा रिजल्ट आप ही लोग हो गए। ऐसा कुछ नहीं कि मुझे पढ़ना है मुझे एग्जाम देना है, भाई मैं सी में बन गया, मैंने फाइनल में किसी भी तरह का कोई भी वीडियोस और कोई भी क्लासेस नहीं करा था एक्सेप्ट अ पेपर। मैंने फाइनल में सिर्फ और सिर्फ एक पेपर का क्लास करा था, वो पेपर था SFM, और सारे पेपर मैंने खुद से घर पे खुद से पढ़ाई किया था। और साथ ही साथ मैं आप लोग को बता दूं कि कई बच्चे को तो ऑप्शन मिलता है कि हाँ चलो चुपचाप यहाँ से डम्मी ले, अब मेरे पास कई स्टूडेंट्स का ऐसा मैसेज आता है कि सर मुझे डम्मी ले लेना चाहिए, मुझे ट्रेनिंग नहीं मिल रही। सो बेसिकली आई एम फ्रॉम पटना, बिहार। बिहार में तो बिल्कुल मैं बात करूँ इंडस्ट्री वाइज तो बिल्कुल ही थोड़ा पीछे है। तो अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी तो उतना था नहीं, बट स्टिल मैंने जॉब के साथ मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करा है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में, उसके साथ मैंने पढ़ाई करा था। और उसके साथ में फिर जॉब मेरा खत्म, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद फिर मैंने रियल एस्टेट इंडस्ट्री में मैंने एक कंपनी ज्वाइन करा पटना में, साल 1.5 साल वहाँ पे काम किया। फिर उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिला टेलीकॉम इंडस्ट्री में जाने का, मैंने फिर टेलीकॉम इंडस्ट्री में 2 साल काम किया, और मैं साथ ही साथ करते गया। और 3 साढ़े 3 साल के बाद मैंने फिर फाइनल का एग्जाम दिया था इंटरमीडिएट के बाद।
तो प्रैक्टिकल नॉलेज तो आपको चाहिए ही होगा। विदाउट प्रैक्टिकल नॉलेज आप अगर जाते हो तो फिर आप इंडस्ट्री में शायद क्वालिफाई कर जाओगे, बट वो जैसे मैंने टेलीकॉम इंडस्ट्री में गया था तो मुझे वहाँ पे कई लोग मिले, बट मैं इसलिए थोड़ा सा टाइम यहाँ पे ले रहा हूँ कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना दे, थोड़ा सा स्टोरी बना करके। अब क्या है कि जब मैं टेलीकॉम गया तो वहाँ टेलीकॉम उस कंपनी में एक भी मुझे कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं मिला था, सारे के सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैंने एक क्वेश्चन पूछा, साहब सब चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं। तो वहाँ का जो रीजनल फाइनेंस हेड था वो मुझे बोला कि भाई देख, ऐसा है कि मुझे जब तुम्हारी हायरिंग की बात हुई थी तो मुझे तुम पे भी डाउट था। क्यों? क्योंकि कॉस्ट अकाउंटेंट वाले बहुत सारे ऐसे होते हैं जो डम्मी लेकर के, मैं तो यार पैसे दूंगा तो ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे तुम्हें एक्सेल सिखाऊंगा। तो मेरा एक्सपेक्टेशन होता है कि तुम आओ बस प्रोडक्शन में लग जाओ, काम मुझे चाहिए। और कॉस्ट अकाउंटेंट वाले ऐसे होते हैं, तो ये मुझे सुन के बहुत बुरा लगा कि यार मेरे प्रोफेशन में ऐसा है। और जब मैं क्वालिफाई होने के बाद मैं फिर एमएनसीज में आज मैं काम कर रहा हूँ एज अ टीम लीडर। तो फिर वहाँ पे जाने के बाद मुझे आज कई स्टूडेंट्स ऐसे मिलते हैं जो सीएमए इंटर के बाद वो डम्मी लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। मुझे भी कई मैसेज आते हैं कि सर मुझे ट्रेनिंग नहीं मिल रही, मुझे बताओ मैं डम्मी ले लूँ। यार कैसे काम चलेगा यार। इंस्टीट्यूट का जो अभी जो डिसीजन है 15 महीने का ट्रेनिंग, मुझे लगता है उसे कर देना चाहिए पूरे 3 साल का ट्रेनिंग, 2.5 साल का ट्रेनिंग तो कंपल्सरली कर देना चाहिए। उसके बाद फाइनल का एग्जामिनेशन दोगे, क्योंकि क्वालिटी आएगा आपके अंदर, डम्मी लेने से कोई फायदा नहीं होगा। अब सोचो कि मैंने सिर्फ और सिर्फ एक पेपर का क्लास किया, बाकी सारे पेपर खुद से मैंने प्रिपरेशन करा है। विद द जॉब के साथ, ऐसा कुछ नहीं कि हाँ घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। और टेलीकॉम का जॉब, जो बच्चे अगर टेलीकॉम में कहीं काम कर रहे होंगे तो उसे ही पता चलेगा कि टेलीकॉम का जॉब क्या होता है, कैसा होता है। ठीक है, तो थोड़ा प्रैक्टिकली नॉलेज रखो, मजा आएगा। और पेपर 20 मुझे बता देना किस चीज़ के ऊपर वीडियो बनानी है। अब आगे बढ़ते हैं, बस 2-4 मिनट का ब्रेक था, ये मान के चलना 2-4 मिनट का ब्रेक था और कुछ नहीं। ओके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट के ऊपर क्या मेरा स्टैंडर्ड बात करता है, ये बात करता है कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट होगा उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो उसमें जितने भी जो कॉस्ट ट्रेसेबल होंगे कि हाँ ये कॉस्ट मेरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर है, उसको आप असाइन करोगे टू द पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और किस बेसिस पे, कॉजेज एंड इफेक्ट के बेसिस पे एंड बेनिफिट रिसीव्ड के बेसिस पे। ओके, अब असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट के बारे में क्या बोलता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू स्पेसिफिक कॉस्ट ऑब्जेक्ट shall be assigned to that cost object directly। मतलब सेम बात कि अगर मुझे पता है कि मैं अगर इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मैं रिसर्च करा रहा हूँ, किसी भी तरह का या किसी भी तरह का डेवलपमेंट कॉस्ट इनकर कर रहा हूँ, तो उसी कॉस्ट ऑब्जेक्ट का वो कॉस्ट माना जाएगा। सिंपल। एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट आर नॉट एट्रीब्यूटेबल, जहाँ की वो पता ही नहीं कि किस कॉस्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर वो खर्च हुआ है। ठीक है, तो मैं कैसे उसे बोलूंगा, टू अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट और प्रोसेस शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट कॉस्ट। तो उसे मैं प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट ही नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट किस प्रोडक्ट के ऊपर, किस कॉस्ट सेंटर के ऊपर मेरा कॉस्ट इनकर हुआ है। तो मैं उसे प्रोडक्ट कॉस्ट में कंसिडर ही नहीं करूंगा। नेक्स्ट, डेवलपमेंट कॉस्ट विच रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ इनटेंजिबल असेट। अच्छा, कोई ऐसा डेवलपमेंट कॉस्ट आता है, ऐसा कॉस्ट मेरा पे हो रहा है कि जो मुझे लग रहा है कि ये इनटेंजिबल असेट क्रिएट हो जा रहा है इससे। ठीक है, तो उस इनटेंजिबल असेट का लाइफ क्या है, उस लाइफ में उस कॉस्ट को हम एमोटाइज करेंगे। अच्छा, असाइनमेंट ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट शैल बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिट रिसिप्ट। अब डेवलपमेंट कॉस्ट कैसे हम असाइन करते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट रिसिप्ट, कि मेरा इससे बेनिफिट कितना आने वाला है, कितने समय तक आने वाला है, किस रेशियो में आने वाला है, किस किस प्रोडक्ट पे आने वाला है, उसी रेशियो पे और उसी समय में ही हम उस कॉस्ट को एलोकेट करेंगे। फिर बात करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट इनकर्ड फॉर द डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्रोसेस और प्रोडक्ट शैल बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कोई पर्टिकुलर मेरा प्रोडक्ट जो अभी मेरे बिजनेस में चल रहा है, उसका इम्प्रूवमेंट के लिए, अगर उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसका क्वालिटी इम्प्रूवमेंट बोल सकते हो। ठीक है,
अगर किसी भी तरह का R&D का कॉस्ट अगर पे करना पड़ रहा है तो उस प्रोडक्ट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट माना जाएगा उस कॉस्ट को, ठीक है। फिर डेवलपमेंट कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू अ सेलेबल सर्विस, फॉर एग्जांपल प्रोवाइडिंग टेक्निकल नो हाउ टू आउटसाइड पार्टी shall be accumulated separately and treatment of cost of providing the service, ठीक है। ओके, डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर बेसिस डिस्क्लोज करोगे, रिलेटेड पार्टी को कितना पे किए डिस्क्लोज करोगे, क्रेडिट एंड रिकवरी फ्रॉम रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोज करोगे, फॉरेन एक्सचेंज में कितना पे किए डिस्क्लोज करोगे, सब्सिडी ग्रांट रिसीव डिस्क्लोज करोगे, किसी भी तरह का क्रेडिट एंड रिकवरी डिडक्ट हुआ है उसको आप डिस्क्लोज करोगे, किस तरह का एबनॉर्मल कॉस्ट एक्सक्लूड किया गया है उसको भी आप डिस्क्लोज करोगे, R&D से रिलेटेड किसी भी तरह का पेनल्टी एंड डैमेजेस चार्ज पे हुआ है उसको एक्सक्लूड करोगे और साथ ही साथ उसको डिस्क्लोज करोगे। तो ये सारी चीज़ है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 18 में। अब बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 19 ज्वाइंट कॉस्ट के ऊपर। अब देखो, मैं ज्वाइंट कॉस्ट के ऊपर अगर मैं बात करूं तो मैं सिंपली बताता हूं कि जिन्होंने ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट का जो कॉस्ट में एक टॉपिक हुआ करता है कि एक ही साथ हम दो प्रोडक्ट को बना रहे होते हैं, उसके साथ कुछ ऑटोमेटिकली एक नया बाय प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, ठीक है। अब उसी से रिलेटेड ये एक स्टैंडर्ड बनाया गया है ज्वाइंट कॉस्ट के ऊपर। तो सबसे पहला बात होता है ज्वाइंट कॉस्ट होता है क्या है। जैसे कि हमने बोला कि एक साथ में एक से ज्यादा प्रोडक्ट, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा हूं तो कॉमन कॉस्ट, ज्वाइंट कॉस्ट आता है कॉमन कॉस्ट। जबकि साइमल्टेनियसली हम पे कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली दोनों प्रोडक्ट पे बन रहे हैं, ठीक है। ज्वाइंट प्रोडक्ट सेम में एक ही साथ दोनों प्रोडक्ट तैयार हो रहा है। स्प्लिट ऑफ पॉइंट, स्प्लिट ऑफ पॉइंट मतलब अब देखो कहीं ना कहीं ऐसा तो होगा ना कि कहीं ना कहीं वो पॉइंट आएगा जब हम दोनों प्रोडक्ट को अलग कर रहे होंगे और उसके बाद भी कुछ कॉस्ट उन दोनों प्रोडक्ट पे हो रहा होगा। तो उसके अब जहां पे स्प्लिट हो रहा है, जहां पे अलग हो रहा है, वो पॉइंट को हम लोग स्प्लिट ऑफ पॉइंट बोलते हैं। और उस स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक का जो भी कॉस्ट होता है, ध्यान सुनना मेरी बात को, जो स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक का जो कॉस्ट होता है वो कॉस्ट मेरा ज्वाइंट कॉस्ट होता है। अब उसके बाद तो जो मैं कॉस्ट पे करूंगा दोनों प्रोडक्ट के ऊपर वो तो सेपरेटेड कॉस्ट हो गया, सेपरेट कॉस्ट पे कर रहे हैं, तो उस पर ये रूल्स तो लगेगा नहीं, ये स्टैंडर्ड लगेगा ही नहीं। मेजरमेंट के ऊपर क्या बात बोलते हैं, तो मेजरमेंट के ऊपर जो बोला, जो भी हम लोग कॉस्ट पे कर रहे हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक का, उसको हम लोग ज्वाइंट कॉस्ट लागू करेंगे। फिर बोलता है कॉस्ट इनकर्ड आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट, वो हम सेपरेट प्रोडक्ट के ऊपर क्या बोलते हैं लेवी करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। कॉस्ट इनकर्ड आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट फॉर फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ द जॉइंट प्रोडक्ट shall be aggregate of direct and indirect cost. Cost of further processing of joint and byproduct carried of outside parties shall be determined at the invoice. अब देखो किसी भी तरह का joint product को बनाने में अगर किसी भी तरह का प्रोडक्ट किसी भी तरह का कॉस्ट अगर आप पे कर रहे हैं, इनकर कर रहे हैं, उसके एवज में आपके पास इनवॉइसेज है, तो जो इनवॉइस का वैल्यू होगा, इनवॉइस अमाउंट होगा, वही उसका कॉस्ट माना जाएगा। उसमें से किसी भी तरह का अगर टैक्सेस और टैक्सेस अगर किसी भी तरह का इंक्लूडेड है जिसका कि आप क्रेडिट ले लोगे, उसका आप घटा दोगे। ये तो सिंपली सारे सब जगह पे लागू होता है। अच्छा, अगर मेरा जॉइंट प्रोडक्ट बनाने में किसी भी तरह का स्क्रैप आता है या वेस्ट आता है, तो उसको बेचने पे जो मेरे कुछ पैसा रिकवरी होगा उसको आप घटा दोगे जॉइंट प्रोडक्ट निकालते समय। अगर सब्सिडी एंड ग्रांट रिसीव हो रहा है उसको आप घटा दोगे, पेनल्टी डैमेजेस पार्ट नहीं होगा। अच्छा, असाइनमेंट, ये कॉस्ट ज्वाइंट कॉस्ट को कैसे हम असाइन करते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर, तो हम लोग पढ़े थे कॉस्टिंग में कि भाई फिजिकल यूनिट देख लो कि एट द टाइम ऑफ द स्प्लिट ऑफ पॉइंट क्या यूनिट फिजिकली तैयार हुआ है, दोनों में नंबर ऑफ यूनिट के रेशियो में हम लोग डिवाइड कर देते थे उस कॉस्ट को, ये होता है फिजिकल। या तो दूसरा देखते थे कि अगर हम उस स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे दोनों प्रोडक्ट को बेचते हैं तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है, तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू के जो रेशियो, इस रेशियो में ज्वाइंट कॉस्ट को एलोकेट कर दो, फिर या तो टेक्निकली एस्टिमेट कर लो, ठीक है। तो ये तीन मेथड हुआ करता है ज्वाइंट कॉस्ट को एलोकेट करने के लिए। और डिस्क्लोजर में बात नहीं कर रहा, प्लीज एक बार डिस्क्लोजर आप खुद से देख लेना। फिर बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 20, ये रॉयल्टी एंड टेक्निकल नो हाउ फी के बारे में बात करते हैं। व्हाट डू मीन बाय द रॉयल्टी?
रॉयल्टी तो भाई सिंपल है कि अगर हम किसी का भी असेट यूज कर रहे होते हैं, किसी का भी असेट हम यूज कर रहे होते हैं और उस असेट का प्रोडक्शन, उस असेट से हम कुछ भी चीज अगर प्रोडक्ट तैयार कर रहे होंगे, तो नंबर ऑफ आउटपुट के ऊपर मुझे कुछ फी पे करना पड़ता है टू द ओनर। वो फी ही बन जाता है रॉयल्टी फी। ठीक है जी। ये एग्रीमेंट हो सकता है दोनों बीच, दोनों पार्टी के बीच, लेसर लेसी। तो वही बात यहाँ पे आता है। और टेक्निकल नो हाउ फी मतलब अब कंपनी देखो क्या है कि नॉलेज को वाई करता है, नॉलेज को गेन करता है। किसी एम्प्लॉय को यहाँ से भेजते हैं हम यूएस से, और वहां से वो समझ के आता है किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो उसके ऊपर जो हम लोग कॉस्ट पे कर रहे होते हैं, तो वो कहलाता है टेक्निकल नो हाउ फी। ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो रॉयल्टी एंड टेक्निकल नो हाउ फी पेड और इनकर्ड इन अ लंप सम or which are in the nature of one-time payment shall be amortized on the basis of estimated output or a benefit derived from the related asset। ठीक है। मतलब रॉयल्टी का खर्चा अगर हम पे कर दिए और अगले 5 साल तक हम उसका बेनिफिट लेने वाले हैं, 5 साल तक उसका कॉस्ट एमोटाइज करेंगे। टेक्निकल नो ऑफ, जैसे हम बोले, जैसे हम किसी भी कॉस्ट उस तरह का पे कर रहे हैं जो कि हम बाहरी से कोई नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं इंडायरेक्टली, तो वो नॉलेज का बेनिफिट कितने दिन तक मेरे रिसीव होगा, उतने दिन तक हम उस कॉस्ट को एमोटाइज करेंगे। फिर असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट। असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट क्या होगा, यूनिट प्रोड्यूस, यूनिट सेल्स या सेल्स वैल्यू के हिसाब पे। डिस्क्लोजर के बारे में मैंने यहाँ पे एक लाइन लिख दिया, सेम एज पर द अदर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। अब मैं इरिटेट हो गया था। अब सोचो CAS 1 से लेकर के CS 20 पे आकर के मैंने ये पॉइंट लिख दिया, सेम एज पर द अदर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बस CS 21 क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर, क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर जो कॉस्ट पे होते हैं उसका ट्रीटमेंट। तो क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट इनकर्ड इन हाउस शैल बी एग्रीगेट द कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज। अगर हम इन हाउस अगर क्वालिटी कंट्रोल में कोई कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, तो जो भी रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, रिसोर्सेज मतलब मैन पावर, मटेरियल, किसी भी तरह का कोई भी रिसोर्सेज यूज हो रहा है, तो उन सब का कॉस्ट हम इंक्लूड कर लेंगे। साथ ही साथ अगर कोई इनवॉइस मुझे अगर किसी वेंडर से कुछ सर्विसेज लेना पड़ रहा है इन हाउस कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल के लिए, तो जो मुझे वेंडर इनवॉइस रेज करेगा, उस इनवॉइस का जो अमाउंट होगा, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ बात को, जो इनवॉइस का अमाउंट होगा उसका अमाउंट, उसमें से कोई टैक्सेस है जिसका कि क्रेडिट मिल जाएगा, उसको आप रिड्यूस कर दोगे, वो इनवॉइस अमाउंट भी आ जाएगा, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। अच्छा, सच कॉस्ट शैल इंक्लूड कॉस्ट ऑफ conformance to quality like prevention cost and appraisal cost। Okay, identification of quality control costs shall be based on the traceability in economically feasible manner। CS 22 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट द स्टैंडर्ड डील विद द प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ एक्साइजेबल गुड्स। अगेन यहाँ एक्साइजेबल गुड्स नहीं होगा, ये एक्साइजेबल गुड्स नहीं होगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा मुझे। एक्साइजेबल गुड्स के बारे में नहीं बात कर रहा, एक्साइज तो है ही नहीं। ठीक है यार, स्टडी मैट भी ना, खैर इसका प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर के बारे में बात कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन द कॉस्ट स्टेटमेंट का जो अपेंडिक्स 1 होता है, वहां पे हम डिस्क्लोज करेंगे इस स्टैंडर्ड में एज a near there to the cell present following information like actual capacity utilization in absolute term as a percentage of normal capacity। cost information relating to the various element of cost shall be presented separately। डिस्क्लोजर में क्या क्या चीज, मटेरियल का क्या कॉस्ट, जो भी मटेरियल होगा डिस्क्लोजर वो डिस्क्लोज करेंगे। मतलब मैन्युफैक्चरिंग मतलब सिंपली कॉस्ट शीट के जैसा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैसे निकलता है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, वैसे ही यहाँ पे बात कर रहे हैं, और कुछ नहीं, सिंपल है। फिर आता है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 23। ये बात करता है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन ओवरबर्डन रिमूवेबल कॉस्ट। ओवरबर्डन मीन्स इट इज अ ओवरलाइंग मटेरियल जनरली हैविंग नो कमर्शियल वैल्यू। मतलब कोई ऐसा मटेरियल को हम लाई कर रहे हैं इसका कोई कमर्शियल वैल्यू है ही नहीं, तो ओवरबर्डन। अब उसको तो रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तो रिमूव करने पे जो मेरा कॉस्ट आएगा वो मेरा कहता है ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट। इट इज द कॉस्ट इनकर्ड टू रिमूव द ओवरलाइंग मटेरियल फ्रॉम द माइन साइट। ठीक है।
अच्छा, ये जो माइंड सेट मतलब अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये स्टैंडर्ड बनाया ही गया है सिर्फ और सिर्फ माइनिंग कंपनी, माइनिंग बिजनेस के लिए। ठीक है। अब इसके साथ ही साथ स्ट्रिपिंग रेशियो, स्ट्रिपिंग रेशियो क्या बोलते हैं? द स्ट्रिपिंग रेशियो इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ओवरबर्डन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ, और ये देख लेना, ये फॉर्मूला हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछते, या हो सकता है इस पे कैलकुलेशन दे दे। ठीक है, स्ट्रिपिंग रेशियो। अच्छा, इसका मेजरमेंट कैसे होता है? ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट शैल बी एग्रीगेट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट रिलेटिंग टू द ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट। फिर द ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट attributable to developed area of mine shall be charged to the product of or at a standard stripping ratio। सब्सिडी ग्रांट रिसीव ये सब आप उसको रिड्यूस कर दोगे। ओके, CS24, CS24 क्या बात करते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू इन कॉस्ट स्टेटमेंट। एक सिंगल ये एक स्टैंडर्ड है जो रेवेन्यू के बारे में बात करता है, और CS23 तक का जो कॉस्ट है, जो स्टैंडर्ड है, वो कॉस्ट के ऊपर बात करते हैं। अच्छा, रेवेन्यू की अगर मैं बात करूं तो बिजनेस में जो रेवेन्यू होता है, दो तरह का रेवेन्यू होता है। एक होता है रेवेन्यू, अब देखना आप, पता नहीं आप लोग फाइनेंशियल किसी कंपनी का देखते हो या नहीं देखते हो, आई थिंक देखना चाहिए आप लोग को। किसी भी जो फाइनेंशियल डिस्क्लोज होता है, पेपर में भी आता है, न्यूज़पेपर में भी कई कंपनी कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिस्क्लोज करता है अप्रैल महीना में या मई महीना में, तो आपको देखना चाहिए वहां पे। तो देखना उसका जो पीनल अकाउंट होता है ना, पीनल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, कॉस्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीनल बोल सकते हो उसको। वहां देखना वो ऐसे दिखाता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में किस तरह का रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं वो लोग? तो जो भी उस बिजनेस का ऑर्डिनरी कोर्स में जो इनकम जनरेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और जो नॉट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस, मतलब बिजनेस का पर्पस नहीं है वो इनकम कमाना, बट वो इनकम हो रहा है, इसमें फिक्स असेट सेल कर रहा हूँ, तो फिक्स असेट को बेचना ही मेरा बिजनेस नहीं था। मेरा बिजनेस किसी प्रोडक्ट को बेचना हो सकता है, मेरा बिजनेस सर्विसेज प्रोवाइड करने का हो सकता है। ठीक है, बट अगर मेरे फिक्स असेट को बेचने पे मुझे अगर लॉस हो रहा है या गेन जनरेट हो रहा है, तो वो भी मैं उसे अदर इनकम में क्लासिफाइड करूंगा। ठीक है जी। अच्छा, इसको मेजरमेंट कैसे करते हैं यहाँ पे? मेजरमेंट के बारे में बात किया गया है। रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड शैल बी मेजर बेस्ड ऑन द नेट सेल्स रियलाइजेशन। नेट सेल्स रियलाइजेशन के बेस पे वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया जाता है। नेट सेल्स रियलाइजेशन ऑफ डिफेक्टिव सेकेंड ग्रेड प्रोडक्ट, रिजेक्ट, स्क्रैप, स्पॉइलेज एंड वेस्टेज प्रोडक्ट shall be adjusted against the cost of production or related goods sold। ठीक है। Other income shall not be considered in determining profit and loss as per the cost account। प्रोडक्ट और सर्विसेज रिलेटेड टू सब्सिडी, ग्रांट, इंसेंटिव, ये सब चीज जो होगा, इसको भी आप ऐसा नहीं कि यहाँ पे रेवेन्यू रिसीव कर रहे हैं तो उसको हम, अच्छा यहाँ पे बताना, ये जो पार्ट है ध्यान से पढ़ना, इसको हम बोल रहे थे फिर से अगेन वही बात कि यहाँ हटा देंगे, ध्यान से समझना इस चीज को। क्या बोल रहा है कि अब जो किसी प्रोडक्ट और सर्विसेज से रिलेटेड मुझे सब्सिडी मिल रहा है, ग्रांट मिल रहा है या इंसेंटिव मिल रहा है, ध्यान से अगला लाइन पढ़ना, इसे मैंने बोल्ड भी करा है। ऑन सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज shall be part of revenue from operation। ये तो रेवेन्यू है, और ये रेवेन्यू है ऑन अकाउंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड शैल बी आइडेंटिफाइड विद द ईच प्रोडक्ट सोल्ड और सर्विस रेवेन्यू। ठीक है। अच्छा, इसके साथ डिस्क्लोजर क्या होगा? डिस्क्लोजर होगा रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज मेड टू ईच रिलेटेड पार्टी। रिलेटेड पार्टी में क्या आपने रेवेन्यू जनरेट किया है। ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम बाई प्रोडक्ट, इसको आप दिखाओगे, या एंड कॉस्ट ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट रिड्यूस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ रेलेवेंट प्रोडक्ट, या अमाउंट एंड नेचर ऑफ एनी सब्सिडी ग्रांट रिसीव्ड, जिसको कि आप इंक्लूड किए हैं रेवेन्यू में। दैट्स इट। ये 1 घंटा 15 मिनट में आपका अदर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमने कंप्लीट करा है। टोटल का टोटल कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लीट, यहाँ पे खत्म।
अब क्या बचा आपको? अब साथ ही साथ थोड़ा बचता है आपका गाइडेंस नोट। सर गाइडेंस नोट पढ़ा दो सर, मुझे गाइडेंस नोट समझ में नहीं आती क्या होता है। देखो गाइडेंस नोट पढ़ना नहीं है। हाँ, अब जैसे देखो अभी तक इंस्टीट्यूट 11 गाइडेंस नोट इशू कर रखा है। अब जैसे मैंने मैंने बोला कि जब मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था तो मुझे वहाँ पे मंगाना पड़ा, वहाँ पे मैनेजमेंट को बोल करके ये बुक मंगाना पड़ा था इंस्टीट्यूट का। मैंने ये बुक मंगाया था वहाँ कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अकाउंटिंग रिकॉर्ड करने के लिए क्या गाइडेंस नोट इशू किए गए हैं। गाइडेंस नोट मतलब डिटेल अंडरस्टैंडिंग बताया जाता है कि अगर किसी भी टॉपिक के ऊपर डिटेल अंडरस्टैंडिंग तो इंस्टीट्यूट इशू करता है। हर एक स्टैंडर्ड के ऊपर इशू कर सकता है, ये किसी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए या किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए इशू कर सकता है। ठीक है, आपको यहाँ पे कोई गाइडेंस नोट पढ़ना नहीं है कि हाँ आप CS6 के ऊपर गाइडेंस नोट, पहले जाके CS6 पढ़ लो, वही काफी है। यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर आप फ्यूचर में आप कॉस्ट अकाउंटेंट बनते हो तो जब आप काम कर रहे होगे इंडस्ट्री में जाओगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम जिस भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अगर हम यूटिलिटी बेस्ड, अगर किसी मुझे बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन होता है, यूटिलिटी बेस्ड बहुत ज़्यादा इन्वॉइसेज आते हैं, या यूटिलिटी बेस्ड ज़्यादा ही एक्सपेंसेस इनकर हो रहा है, तो उसका रिकॉर्ड के लिए आप उसका गाइडेंस नोट पढ़ लो। क्योंकि स्टैंडर्ड तो बस 2 पन्ना में खत्म हो जाएगा, और गाइडेंस नोट पढ़ोगे तो हर एक टॉपिक, हर एक वर्ड के ऊपर डिटेल अंडरस्टैंडिंग, डेफिनेशन, एग्जाम्पल सब कुछ दिया हुआ है। तो ये होता है गाइडेंस नोट जो कि इशू किए जाते हैं अपने इंस्टीट्यूट के तहत। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, गाइडेंस नोट के आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट आता है कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। अब कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं? अब देखो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अब वो बात करता है रिकॉर्ड को मेंटेन करने के पर्पज से, और ये बात करता है ऑडिट, जब कॉस्ट ऑडिटर ऑडिट करने जाता है कॉस्ट ऑडिट, तब उसको क्या क्या करना पड़ता है। एक तो आप वहां पे चेक करोगे कि हाँ भाई आपका कॉस्टिंग रिकॉर्ड मेंटेन किया गया है एज पर द कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और नॉट, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग, आप जब कॉस्ट ऑडिट परफॉर्म करोगे, ऑडिट कर रहे होगे, तो आपको भी कुछ स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे 4 स्टैंडर्ड है, टोटल कितने स्टैंडर्ड है? 4 स्टैंडर्ड है। एक पहला स्टैंडर्ड बात करता है 101, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट। आप पहले प्लान तैयार करो कि मैं कॉस्ट स्टेटमेंट का ऑडिट कैसे करूंगा। ये CAS 101 बात करता है 101। CAS 102 बात करता है कि मुझे कॉस्ट ऑडिट के पर्पज से क्या क्या चीजें डॉक्यूमेंटेशन वाइज सेव करनी है, क्या क्या चीजें डॉक्यूमेंटेशन वाइज हमें अरेंज करनी है। फिर 103 बात करता है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। फिर 104 बात करता है बिजनेस के नॉलेज के बारे में, एमएस प्रोसेस एंड बिजनेस के बारे में। बस खत्म। ये पूरा आपका स्टडी नोट 6 था शायद, आई थिंक। एंड स्टडी नोट 7 बात करता है, और ये लास्ट टॉपिक हो जाएगा, XBRL। XBRL के ऊपर मतलब फाइलिंग ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड रिपोर्ट टू द MCA। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब ये टॉपिक आया था तो हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते थे XBRL के ऊपर। मतलब मुझे याद है कि XBRL का फॉर्मूला, मतलब XBRL स्टैंड्स फॉर, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते थे। मतलब इतना इंपॉर्टेंट, उतना हॉट टॉपिक हुआ करता था। अभी भी है इंपॉर्टेंट, अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा देखो, एवरी कंपनी कवर्ड अंडर दिस रूल, मतलब इस रूल में कॉस्ट अकाउंटिंग सॉरी कंपनीज एक्ट के तहत ये रूल्स बनाए गए हैं। ये बोलता है एवरी कंपनी कवर अंडर दिस रूल्स विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days। ध्यान से पढ़ना, दिन याद रख लेना। विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ अ copy of cost audit report, furnish the central government with such report along with the full information and explanation on every reservation and the qualification contained therein from CRA4 in extensible business reporting language format। मतलब हर वो बिजनेस, हर वो कंपनी जिसे कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट मिल रहा है कॉस्ट ऑडिटर से, तो कॉस्ट ऑडिटर से रिपोर्ट मिलने के बाद उसके नेक्स्ट 30 दिन के भीतर
उस ऑडिट रिपोर्ट में अगर किसी भी तरह का रिजर्वेशन पॉइंट दिया गया है या क्वालिफिकेशन पॉइंट दिया गया है तो आप उस पॉइंट पे अपना एक्सप्लेनेशन दोगे और अपना ऑब्जर्वेशन बताओगे और उसको आप सेंट्रल गवर्नमेंट को फर्निश करोगे फॉर्म नंबर CRF 4 में इन XBRL फॉर्मेट। सर ये XBRL फॉर्मेट होता क्या है अभी पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। अभी मैंने बताया, बैकग्राउंड बताया कि XBRL का यूज क्या है। अब बोलता है अकॉर्डिंगली ऑल द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट हैव टू बी फाइल ऑनलाइन विद द MCA in XBRL format attached to prescribed form CRF 4। अब XBRL International and MCA portal provide detailed information about XBRL and application and its application। अब बात करते हैं हम लोग XBRL के बारे में। ये XBRL होता है क्या? तो XBRL इज द ओपन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। समझ में आई बात? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मतलब ये एक ऐसा स्टैंडर्ड है, ये एक ऐसा लैंग्वेज है जहाँ पे इंटरनेशनली यूज होता है। इंटरनेशनली बोले तो सब जगह। अब जैसे IFRS की अगर हम बात करते हैं, IFRS लाने का क्या मकसद था? IFRS का पर्पस क्या है? मतलब अब जैसे इंडिया के अंदर अगर कोई कंपनीज अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं तो वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं, इंड AS फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। US वाले हैं यूएस गैप फॉलो कर रहे हैं, कनाडा वाले अपना कैनेडियन गैप फॉलो कर रहे हैं। हर एक कंट्री अपने अपने देश में अपने अपने हिसाब से स्टैंडर्ड बना रखे हैं, अपना अपना प्रिंसिपल बना रखे हैं, उस हिसाब से वहाँ का अकाउंटिंग रिकॉर्ड किया जा रहा है। बट अगर मैं बात करूं ग्लोबलाइजेशन पे, अगर मुझे सारे कंपनियों का अगर मैं एक जगह इन डिटेल में अगर देखने की कोशिश करता हूं तो ग्लोबली मैं सब जगह डिफरेंट स्टेटमेंट पाऊंगा। वो कुछ और बोल रहा होगा, उसका कुछ और फॉर्मेट होगा, उसका कुछ और स्टैंडर्ड होगा, ठीक है। अब देश में विदेशियों का भी पैसा आना चाहिए, फॉरेन डिपॉजिट भी आना चाहिए, इन्वेस्टर फॉरेन इन्वेस्टर भी होना चाहिए। और फॉरेन वाले इन्वेस्ट करने के पहले आपका कंपनी का बैलेंस शीट चेक करेगा, आपका फाइनेंशियल चेक करेगा। आप अपना फाइनेंशियल इंड AS में उसको दोगे, उसका फाइनेंशियल अब उस कंट्री में उसको US गैप समझ में आती होगी। सो हाउ दे कैन बिलीव ऑन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाउ कैन, मतलब वो कैसे रिलाई कर सकता है? और जब रिलाई नहीं करेगा तो वो पैसा देगा इंडिया में? नहीं देगा। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इंटरनेशनली कंसिस्टेंट बनाने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, एक जैसा बनाने के लिए हम लोग क्या फॉलो करते हैं, IFRS। सेम वे में अगर मैं बात करूं कि मेरा जो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट है जो मैं MCA में फाइल कर रहा हूं, अगर उस कंपनी का, ध्यान सुना मेरी बात को, अगर उस कंपनी का इन्वेस्टर फॉरेन में बैठा हुआ है और वहां पे वो कुछ और लैंग्वेज में ये रिपोर्ट को देखना चाहता है, ठीक है जी, देन हाउ दे कैन, नहीं कर सकता ना। अगर XBRL में मैं अगर XBRL लैंग्वेज में अगर मैं फाइल कर रहा हूँ तो वो इंसान अपने लैंग्वेज में अपने सहूलियत के हिसाब से मेरे कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट को देख सकेगा। सिंपली वे में अगर मैं बात करूँ तो XBRL का यही पर्पस है। अब देखो क्या बोलते हैं, XBRL is the open international standard for a digital business reporting managed by a global not for a profit or called not for the profit are called XBRL International. XBRL is used around the world in more than 50 countries, ठीक है। XBRL पूरे वर्ल्ड में यूज होता है और मोर देन 50 कंट्रीज। XBRL makes reporting more accurate and more efficient. XBRL make reporting and more accurate and more efficient. Comprehensive definition of accurate data tags along with the preparation, validation, publication, exchange, ठीक है जी। अब आगे बात करते हैं पोटेंशियल यूज ऑफ XBRL। Potential use of XBRL can be applied
to a very wide range of business application, including finance and cost data. XBRL has an application in following area. क्या क्या XBRL के पास क्या क्या एरिया है बताओ. पहला, reporting of internal and external purpose by entity involving in finance and costing data information. Business reporting to all type of regulator, including tax, finance and authority, एंड सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट. अब देखो XBRL में अगर आप अगर कॉस्ट एंट्री रिपोर्ट फाइल कर रहे हो तो अब यहाँ पे क्या बोलता है कि अगर टैक्स कंप्लायंस पर्पज से कॉस्टिंग का रिकॉर्ड चाहिए होता है तो वो भी जाके वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. ठीक है. फाइनेंस पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अथॉरिटी है उसको चाहिए होता है आपका रिकॉर्ड, तो वो भी जा करके आपका रिकॉर्ड वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. XBRL में यही मेन पर्पस होता है कि एक रिपोर्ट को हम कई डिफरेंट रेगुलेटर से उसको हम क्या कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं ताकि वो अपने हिसाब से वो अपने लैंग्वेज में वो रिपोर्ट को एक्सट्रैक्ट कर सके. ठीक है. अब फाइलिंग ऑफ लोन रिपोर्ट एंड एप्लीकेशन क्रेडिट रिस्क असेसमेंट, ये सब चीज के पर्पज से इसको यूज किया जा सकता है. एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड इंस्टीट्यूशन एंड बैंक, इन सब पर्पज से भी इसको यूज किया जा सकता है. बेनिफिट क्या है यूजिंग ऑफ XBRL का? ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन मेक यूज ऑफ XBRL टू ऑटोमेट देयर प्रोसेस, डेटा कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू वेरियस स्टेक होल्डर. यही हम तब से बात करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है. ये अब जैसे कि मेरे फॉरेन इन्वेस्टर वाले चाहिए कि नहीं मुझे इस फॉर्मेट में बना के दो, तो मुझे बनाना पड़ेगा क्योंकि मुझे तो पैसा चाहिए, मुझे तो डॉलर चाहिए. तो डॉलर वाले को तो मुझे अपना फाइनेंशियल अगर मांगता है तो मैं उसके हिसाब से बना के दूंगा. तो अब ये ऑटोमेट कर दिया, इस सब प्रोसेस को क्या कर दिया, ऑटोमेट कर दिया. मैं बस कुछ नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा MCA के साइट पे आइए, आप आइए मेरे कंपनी में आप लॉग इन करो और मेरे कंपनी से डेटा आप एक्सट्रैक्ट करो लीगली. समझ रहे मेरी बात को? पब्लिक डॉक्यूमेंट सब कुछ निकलता है. पता नहीं आप लोग MCA के साइट विजिट कभी किए हैं या नहीं किए हैं, तो वहां पे आप जाइए, आप मेरे रिकॉर्ड को एक्सट्रैक्ट कीजिए, आप देखिए सब चीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख लो वहां पे जाकर के. ठीक है जी. तो ये बात करता है जी डिफरेंट स्टेक होल्डर. अब फ्यूचर ऑफ XBRL हैज अ ब्राइट फ्यूचर अहेड ऑफ इट्स. It as goes way beyond the current focus on regulatory reporting and compliance. अभी देखो, अभी मेन पर्पस क्या हुआ करता था रेगुलेटरी पर्पस से कि हाँ रेगुलेशन बोलता है मेरे स्टैट्यूटरी डिमांड है कि मुझे कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट फाइल करना है, तो मैं उस पर्पस से मैं XBRL. अभी क्या है कि ये सब चीज फ्यूचर इसका और भी बड़ा होने वाला है, और भी कई पर्पस नजर आएंगे जिससे कि XBRL मेरा कंप्लीटली फुलफिल करने वाला है. नेक्स्ट, businesses that are now creating XBRL for regulatory bodies should be thinking about they can leverage their investment in understanding and using XBRL to drive more consistent and comparable internal reporting. ठीक है. फिर कॉस्टिंग टैक्सोनॉमी क्या होता है? जस्ट लाइक डिक्शनरी बोल सकते हो. टैक्सोनॉमी मीन्स आप डिक्शनरी बोल सकते हो जहाँ पे हर एक एलिमेंट के बारे में वहाँ पे बात किया गया है. मतलब कॉस्टिंग टैक्सोनॉमी बात करोगे तो कॉस्टिंग टैक्सोनॉमी में मटेरियल के बारे में बात किया गया होगा, मटेरियल का डिक्शनरी होगा. मतलब बोलता है कॉस्टिंग टैक्सोनॉमी इज अ डिक्शनरी ऑफ ऑल कॉस्ट एलिमेंट रिक्वायर्ड इन द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट एंड कंप्लायंस रिपोर्ट. ठीक है. और टैक्सोनॉमी मतलब क्या? अब जैसे कि अब समझो, हम जो यहाँ पे कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट में जो भी वर्ड यूज कर रहे हैं तो वो तो इंग्लिश वर्ड है, स्पेलिंग जो होगा इंग्लिश वर्ड में होगा. अब मेरे फॉरेन में, चाइना में या कहीं और भी, चाइना का नाम मतलब यार कोई और देश का नाम ले लेते हैं. हाँ, अगर मैं फ्रांस का बात करूँ तो फ्रांस का, या पेरिस का मैं बात करूँ, फ्रांस पेरिस या किसी भी अन्य कंट्री का बात करूँ तो उनका स्पेलिंग कुछ और हुआ करता है. तो वो कुछ नहीं करेंगे, वो मेरे वर्ड को वहाँ से कॉपी कर करके कॉस्टिंग टैक्सोनॉमी में उसको पेस्ट कर देंगे. वहाँ पे चेक कर लेंगे कि उनके कंट्री के हिसाब से वो वर्ड को क्या बोला जाता है. अगर आपके सामने मैं लैटिन वर्ड ला के रख दूँ तो आप समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे. स्पेनिश वर्ड दे दूँ तो नहीं समझ पाओगे. आप उसे क्या करने की कोशिश करोगे? कन्वर्ट करने का कोशिश करोगे. गूगल ट्रांसलेट करोगे, स्पेनिश टू इंग्लिश ट्रांसलेट करोगे.
ठीक है, तो उतना तो कोई इन्वेस्टर करेगा नहीं। तो टैक्सोनॉमी एक्सबीआरएल में अवेलेबल है, जहाँ पे हम अपने हिसाब से उस चीज को, मतलब जस्ट लाइक अ डिक्शनरी बोल सकते हैं आप। ठीक है, अब बोलते हैं द कॉस्टिंग टैक्सोनॉमी कंटेन द प्रॉपर्टी एंड interrelationship of all cost element for the purpose of capturing the required reporting data in XML format. अच्छा, next, how can the cost audit report and compliance reporting converted into XML format? ये कैसे convert कर सकते हैं? ये तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बात करते हैं, XBRL इज एन ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। ये ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, मतलब आप इसे कई जगहों से आप इसे फाइल कर सकते हो, कई जगहों से आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा, आप लोगों में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं? जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो बहुत सारे फाइल तो आप ऑनलाइन ही फाइल होता है, और बहुत सारे फाइल हम लोग जावा का एप्लीकेशन में जाके फाइल करते हैं, और बहुत सारे बच्चे मतलब बहुत सारे लोग एक्सेल में जाके फाइल करते हैं। तो एक्सेल में आप देखोगे कि एक्सेल में पूरे डेटा को हम पहले फिल कर लेते हैं, सब जगह जितने भी रिक्वायर्ड डेटा है फिल कर लिया, वैलिडेट कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब ये मेरे चीज उनके लिए बहुत ज्यादा फेमिलियर है जो चीज आईटीआर फाइल वाइल करते हैं, जानते हैं। जो नहीं जानते हैं, आई एम सॉरी, फिर आपके लिए ये चीज, फिर आपके लिए ये बुरा है, आपको जानना चाहिए। तो एक्सेल में क्या होता है कि वहां पे आप देखोगे जनरेट एक्सएमएल, जनरेट एक्सएमएल होता है ना, तो वहां पे हम जाकर के जनरेट एक्सएमएल करते हैं, तो मेरा वो रिटर्न का जो डेटा होता है वो एक एक्सएमएल जनरेट कर देता है। वो बहुत ही कम साइज का फाइल होता है, 100 KB, 150 KB, 200 KB का फाइल होता है मैक्सिमम। तो जैसे एक्सएमएल जनरेट करने का ओपन सोर्स वो टेक्नोलॉजी हो गया, वैसे ही एक्सबीआरएल भी हम जनरेट कर सकते हैं उस हिसाब से। एंड आई कैन से कि एक्सएमएल का ही एक क्या बोल सकते हैं कि नेक्स्ट या उसका क्या बोल सकते हो, अपग्रेड से अपग्रेडेड अपग्रेडेड ऑप्शन है तुम्हारा एक्सबीआरएल। जैसे एक्सएमएल होता है वैसे ही एक्सबीआरएल होता है, और कुछ नहीं। तो अब इसे कैसे कैसे कर सकते हो, तो बहुत देखो, कई डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं जो डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर वेंडर के द्वारा इशू किए जाते हैं, जहाँ पे आप एक्सबीआरएल जनरेट कर सकते हो। अच्छा, various element of cost audit report and compliance report can be mapped into XBRL tags of the costing taxonomy using a specialized XBRL software tool, जो कि इस डिजाइन से इस पर्पज से डिजाइन किया गया हो। अच्छा, डिफरेंट डिफरेंट थर्ड पार्टी आपको ये पैकेजेस दे सकते हैं, आपके अकाउंटिंग सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं कि आपके कॉस्ट स्टेटमेंट को वो डायरेक्टली वहीं पे XBRL जनरेट कर दे। फिर देयर आर द वेरियस वेब बेस्ड एप्लीकेशन, मतलब पोर्टल पे जाओगे तो ऐसा कई एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा जो आपके रिपोर्ट को वहाँ पे लेगा और वहाँ पे XBRL जनरेट करके आपको ट्रांसफॉर्म करके दे देगा जी। एंड व्हाट प्रोसेस टू बी फॉलोड एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द रिपोर्ट इनटू द XBRL फॉर्मेट। इसके बारे में क्या बात करता है, तो बोलता है द फॉलोइंग स्टेप्स हैव टू बी फॉलोड इन द सीक्वेंस। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअली मैप करते हैं कॉस्ट एलिमेंट को, ठीक है, इनटू द कॉस्ट एज पर द कॉस्टिंग टेक्सोनॉमी। फिर पॉपुलेटिंग द रिलेवेंट डेटा इन द सॉफ्टवेयर एंड फाइलिंग टूल। फिर जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होंगे, जो भी फाइलिंग टूल यूज कर रहे होंगे, उससे सारा डेटा को पॉपुलेट करोगे। फिर एक इंस्टेंस डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे, फिर उसको आप वैलिडेट करोगे उस डॉक्यूमेंट को एज पर द एमसीए का जो वैलिडेशन टूल होता है उस हिसाब से। फिर जो आपके पास टूल अवेलेबल है उससे आप उसका करेक्टनेस का, उस डेटा के करेक्टनेस को आप चेक करोगे, और उसको आप कन्वर्ट करोगे XBRL में, और उसे आप अटैच कर दोगे एमसीए पोर्टल ई फाइलिंग में जाकर। बस, सिंपल, कार्य खत्म, खत्म, XBRL खत्म। अब आपके पास इस पेपर में कोई चीज बचा नहीं, कोई चीज बचा नहीं, मतलब कुछ भी चीज डिस्कशन पर्पज से नहीं बचा। सो नेक्स्ट, अब मैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट के ऊपर, ये मेरा लास्ट वीडियो था, मैंने शुरू में ही बोल दिया था। सो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस। स्टे कनेक्टेड ऑन यूट्यूब, यूट्यूब पे बने रहना।
बेस्ट ऑफ लक। और अगर किसी भी तरह का अगर आपको कोई भी क्वेरी आता है, अभी भी कहीं भी क्वेरी आता है, देन यू कैन राइट एन ईमेल टू मी। हमारा मेल आईडी है cmarkaranjan@gmail.com। और मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो ये नोट्स पाने के लिए। मेरा व्हाट्सएप का नंबर ये है। मैं कोशिश करूंगा इसका भी मैं गूगल ड्राइव पे मैं सेव करके आपको इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और वहाँ से लिंक पे आप जब क्लिक करोगे तो ऐसा नहीं कि फाइल खुल जाएगा। लिंक खुलने के बाद आप रिक्वेस्ट फॉर एक्सेस आएगा, उस पर क्लिक कर देना। मेरे पास ट्रिगर आ जाएंगे रिक्वेस्ट के लिए, मैं आपको एक्सेस दे दूंगा। उसके बाद आपके मेल पे चला जाएगा एंड देन यू कैन डाउनलोड द नोट्स। ठीक है जी। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरह का मतलब जुड़े रहो। मेरा सिंपल वर्ड है, जुड़े रहो। मैं कोई ऐसा नहीं कि सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करोगे और वीडियोस को लाइक करोगे, थोड़ा अच्छी अच्छी बातें बोलोगे तो मैं भी थोड़ा मोटिवेट होऊंगा। बिकॉज मेरा कोई पर्पस है नहीं इस तरह का वीडियो बनाने का। ठीक है। सो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर रिविजन वीडियो। मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगा, ऐसा नहीं है, जब जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं रिविजन वीडियो बनाऊंगा। और अपने ग्रुप में शेयर करना, अपने ग्रुप में जहाँ भी आप अपने बच्चों अपने दोस्तों के साथ आपके साथ पढ़ाई कर रहे होंगे या इंटरमीडिएट से फाइनल में आए होंगे तो उसको भी ये सब चीज़ें शेयर करना। एंड इंटरमीडिएट पे मैं कोशिश करूंगा कि इंटरमीडिएट वाले बच्चों के लिए मैं थोड़ा वीडियो बना दूं, क्योंकि टाइम का बहुत कमी होता है मेरे पास। सो फॉर टुडे दैट्स इट। 1.5 घंटा में मैंने कुछ सोचा था 2 घंटे का वीडियो होगा, बट ये 1.5 घंटा में ही आज का कहानी खत्म। मिलते हैं फिर आगे पेपर 20 पे। अगर आपको कुछ नेक्स्ट वीडियो चाहिए होगा पेपर 20 पे तो मुझे बता देना, पेपर 20 में मैं कौन सा टॉपिक उठाऊँ सबसे पहले। थैंक यू। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय।